ये कहानी सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदायों को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लेखक की लेख की एक कल्पना मात्र है। धन्यवाद। च वन द ग्रैंड पार्टी। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक पॉश इलाके से जहां बड़ा सा जिंदल मैंशन स्थित है। जिंदल फैमिली देश और दुनिया की बहुत बड़ी बिजनेस फैमिलीज में से एक है। जिंदल मैंशन में लक्ष्मी जिंदल, जो कि जिंदल फैमिली की हेड और सबसे बड़ी है, ये अपने 6 बेटों अर्नव जिंदल, मुकेश जिंदल, वरुण जिंदल, नीतीश जिंदल, सुमित जिंदल और लोकेश जिंदल और उनके परिवार के साथ रहती है। सुष्मिता जिंदल के पति करण जिंदल का देहांत कई सालों पहले ही हो गया था। लक्ष्मी जिंदल एक 5 बेटों में सबसे समझदार और सबसे काबिल हैं अर्नव जिंदल, जो पूरे परिवार और बिजनेस की बागडोर अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। इस उम्र में भी गजब के हैंडसम हैं। इनके जवानी के दिनों में पूरे शहर की लड़कियां इन पर मरती थी, लेकिन इन्होंने कभी किसी को भाव नहीं दिया। बड़े से बड़े अमीर घर की लड़कियां इनसे शादी करने के सपने देखती थी, पर बजाय अमीर घर की लड़कियों के इन्होंने एक मिडिल क्लास लड़की जिसका नाम अनिता शुक्ला था से जबरदस्ती और उसकी मर्जी के खिलाफ बंदूक को नोक पर शादी की। अनिता जी की सादगी, उनका सादा स्वभाव और बेतहाशा खूबसूरती ने पहली ही नज़र में शहर के सबसे एलिजिबल बैचलर अर्नव जिंदल का दिल जीत लिया। शादी के कुछ समय तक अनिता जी ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर, ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। अर्नव जी के साथ रहते रहते वो भी उनको प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाए। अर्नव जी ने इन्हें एक कमजोर और कमसिन लड़की से एक मजबूत और इंडिपेंडेंट महिला बनाया। आज इनकी शादी को पूरे 23 साल हो गए हैं। इस शादी से इनके 3 बच्चे हुए, पहले 2 जुड़वा लड़के हर्ष और आकाश, फिर इनके 4 साल बाद इनके घर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम इन्होंने शिवी रखा था। हर्ष और आकाश जिंदल दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हर्ष बचपन से ही काफ़ी समझदार और इंटेलिजेंट रहा है, हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, स्कूल, पढ़ाई, कॉलेज, इज्जत, शोहरत, हर जगह हर्ष आकाश से आगे रहा है, जिसकी वजह से आकाश को अंदर ही अंदर अपने बड़े 10 मिनट बड़े भाई से काफ़ी जलन होती है। आकाश दिल ही दिल में अपने बड़े भाई से नफरत करता था और हमेशा एक मौके की फिराक में रहता था, उससे आगे निकलने में या उसे अपने रास्ते से हटाने के। आधी रात के 12 बजे का समय जिंदल मैंशन की सबसे चहेती बहू अनिता जी अपने दिन भर का काम निपटा के रात को अपने कमरे में आ जाती है। आज वह काफ़ी थक गई है, लेकिन वह जैसे ही कमरे में देखती तो वहाँ उनके पति अर्नव नहीं थे। वो अपने आप में बुदबुदाते हुए कहती है, ये कहाँ चले गए। लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सीधा नाइट शॉवर के लिए सीधा वॉशरूम चली जाती है। लगभग 20 मिनट बाद वह अपने नाइट गाउन में वॉशरूम से बाहर निकलती है। जैसे ही वह बाहर आती है तो देखती है कि कमरे की लाइट बंद है। वह कहती है, ये लाइट को क्या हो गया। वह अपने नौकर को आवाज़ देने ही वाली होती है को एक मजबूत हाथ आकर उनके मुंह को बंद कर देती और अनिता जी की आवाज़ उनके गले में ही अटक जाती है। अनिता जी देखती है कि जिस व्यक्ति ने उनका मुंह बंद किया है वह और कोई नहीं, उनके पति अर्नव जिंदल है। अर्नव जी धीमी आवाज़ में कहते हैं, शुश बीवी, तुम क्या पूरे मेंशन में सबको उठाओगी क्या। अनिता जी ने धीरे से अर्नव जी का हाथ अपने मुंह से हटाया, फिर लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, हाँ तो आप ऐसे चोरों की तरह अंधेरे में आओगे तो चिल्लाओगी नहीं तो क्या करूंगी। स्पेशल? क्या स्पेशल? कुछ भी तो नहीं। अनिता जी ने एक उंगली अपने सर पे रख याद करने की कोशिश करते हुए कहा। अर्नव जी, जो अब तक काफ़ी उत्साहित थे, एकदम से उनका जोश ठंडा पड़ गया। क्या अनिता, आज हमारी शादी का सालगिरह है, तुम ये भी भूल गई। अर्नव अपने दांत चबाते हुए कहते हैं, ओह सॉरी, वह घर में इतने काम होते हैं कि मैं भूल गई। हाँ तो घर में इतने नौकर चाकर किस लिए है। अर्नव जी तुरंत कहा। ओफो अर्नव, कुछ काम सिर्फ घर की बहुएं ही करती हैं, आप नहीं समझोगे। अनिता जी ने कहा, तुम और तुम्हारे काम कभी खत्म ही नहीं होते। कभी कभी तो मुझे लगता है मुझे माँ की उस सहेली कोमल की बेटी उर्मिला से शादी के लिए हाँ ही कर देना चाहिए था, कम से कम वो मुझे टाइम तो देती। अनिता जी, जो अब तक काफ़ी शांत थी, एकदम से उनके चेहरे पर जेलसी ने जगह बना ली। वह कहती हैं, आपका खाना नहीं पचता है न, बिना मेरा खून जलाए हम। ये कहकर अनिता जी जल्दी से अर्नव जी को साइड में करके बेड पे जाकर अपने आप को पाँव से लेकर सर तक चद्दर में लपेट लेती हैं। अर्नव जी को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत ही अनिता के पास जाकर उनकी बेडशीट खींचते हुए कहते हैं, अरे अनिता मेरी जान, मैं मजाक कर रहा था, तुम भी ना हर बात में सीरियस हो जाती हो। अरे मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी को देखा भी नहीं, शादी तो दूर की बात है। ऐसा कहकर वह अनिता जी को चादर से अलग करते हैं। जब उन्होंने अनिता जी को बेडशीट से बाहर निकाला तो वह अनिता जी का चेहरा देखकर हैरान रह गए। अर्नव देखते हैं कि अनिता की आंखों में आंसू है। अर्नव जल्दी से उन्हें अपने गले से लगाते और कहते हैं, ओ जान, तुम तो बात बात पे सीरियस हो जाती हो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी ना। अनिता जी सिसकते हुए कहती है, प्लीज़ आप ऐसा मजाक फिर मत कीजिए, आपको पता है एक औरत अपना सब कुछ बांट सकती है सिवाय अपने पति के। अच्छा बाबा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई जान। अच्छा चलो ये सब जाने दो, तुम्हें पता है कल हमारे मेंशन हमारी शादी की सालगिरह की खुशी में एक शानदार पार्टी है, और पार्टी में मैं एक सरप्राइज अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। पास एक सरप्राइज अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अनिता खुश होते हुए कहती है, कौन सी अनाउंसमेंट।
अर्नव जी अनिता जी के आंसू साफ करते हुए कहते हैं, सोचती रहो अगर बता दिया तो सरप्राइज कैसा। अनिता जी लगभग रोते हुए कहती है, बताइए ना प्लीज, अब मुझसे क्या छिपाना। अर्नव बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ, अनाउंसमेंट हमारे हर्ष के बारे में है। क्या हर्ष के? क्या आप उसकी शादी तो नहीं करवा रहे हैं? तो फिर? अर्नव जी अनिता को अपने साथ जबरदस्ती सुलाते हुए, फिर कुछ नहीं, अब सो जाओ, कल सबके साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा। और ऐसा कहकर वह रूम की लाइट बंद कर देते हैं और फिर वह दोनों नींद की आगोश में चले जाते हैं। वही उसी रात जिंदल इंडस्ट्रीज की बड़ी सी बिल्डिंग के 42वें फ्लोर पर हर्ष जिंदल कुछ फॉरेन क्लाइंट्स के साथ बिजनेस मीटिंग में है और अपने आने वाले होटल का प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर रहा है। 6.4 इंच का कद, काली गहरी आंखें, दूध जैसा गोरा रंग और ब्लैक कलर के 3 पीस बिजनेस सूट, वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने 18 की उम्र से ही अपने पिता अर्नव जिंदल का बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। 2 घंटे चलने के बाद ये मीटिंग आखिरकार खत्म होती है। हर्ष अपनी दमदार आवाज में कहता है, और लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर डन फॉर टुनाइट, वी विल टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेक्स्ट मीटिंग। हर्ष के ऐसा कहते ही पूरा सेमिनार हॉल खाली हो जाता है, पर एक लड़की जो उन विदेशी क्लाइंट्स के साथ आई थी वह वही रहती है। वो जब से वहां आई थी हर्ष को बड़े ही अजीब ढंग से ऊपर से नीचे तक घूरे जा रही थी। हर्ष ने जैसे ही उसे नोटिस किया तो उसने कहा, एक्सक्यूज मी मिस रोजी, आप अब तक गई नहीं, द मीटिंग इज ओवर, यू कैन गो। रोजी हर्ष के पास बड़ी अदा से चल कर आती है और हर्ष के कंधे पे हाथ रख कर कहती है, मीटिंग वगैरह तो होते रहेगी मिस्टर जिंदल, लेट्स गो फॉर ड्रिंक्स। हर्ष पहले ही उसके इरादे भाप गया था। उसने रोजी का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, नो थैंक्स मिस रोजी, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम करने जाना है। ओफो मिस्टर जिंदल, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है, चलिए ना प्लीज। रोजी हर्ष के शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली। हर्ष जो कि अब तक एकदम शांत था, एकदम से ही सख्त आवाज में चिल्लाकर कहता है, गेट आउट। हर्ष की तेज आवाज सुनते ही रोजी डर जाती है और तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो जाती है। हर्ष का बचपन का दोस्त और असिस्टेंट अमन जो कि सेमिनार हॉल के बाहर खड़ा था और हर्ष का इंतजार कर रहा था, उसने भी ये सब देख लिया था। वह हंसते हुए हर्ष के पास आता है और कहता है, क्या हर्ष, इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती है और तुम हो कि किसी की तरफ देखते भी नहीं, ऐसा क्यों? हर्ष लड़कियों से बहुत चिढ़ता था। वह अपनी शर्ट को एडजस्ट करते हुए कहता है, मेरे लिए मेरे गोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे जिंदल इंडस्ट्रीज को देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शनल इंडस्ट्री बनाना है। ये कहते हुए उसकी आंखों में जो चमक थी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर हर्ष कहता है, अच्छा ये सब छोड़, मैंने जो काम तुझे दिया था वह पूरा हुआ? तो ठीक है, कल की पार्टी में मैं मोम डैड को उनकी लाइफ का सबसे खूबसूरत तोहफा दूंगा। क्या होगा हर्ष का सरप्राइज? चटू दी अनाउंसमेंट। वही उसी रात को दिल्ली के W बार में एक 22 साल का लड़का जिसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना था, जो दिखने में बिल्कुल अनिता जिंदल जैसा था, वह शराब के नशे में बहुत बुरी तरह से चूर था। वह बिना कुछ कहे एकटक अपने सामने नाच रही बार डांसर्स को नाचते हुए देखे जा रहा था। उसे अर्नव जिंदल ने उसकी बदतमीजियों से तंग आकर कुछ दिनों के लिए जिंदल मैंशन से निकल दिया था। उसे ऐसा लगता था कि उसके माँ बाप सिर्फ उसके भाई हर्ष से ही प्यार करते हैं। अचानक उसके जेब में रखा हुआ फ़ोन बजने लगता है। वो कॉल रिसीव करता है तो उस तरफ से आवाज़ आती है, आकाश कल तुम्हें मेंशन आना है, अर्नव अंकल ने तुम्हें स्ट्रिक्टली आने को कहा है। ये अर्नव जिंदल के भतीजे समीर जिंदल की आवाज़ थी। जिंदल फैमिली में सब उसे बहुत मानते थे। जिंदल फैमिली के हर मेंबर की हर महीने पॉकेट मनी देने और परिवार के सारे सदस्यों की सेफ्टी की जिम्मेदारी उसकी ही थी, लेकिन वह जैसा दिखता था वैसा था नहीं। उसके अंदर मौजूद शैतान को आज तक उसके बाप वरुण जिंदल और हर्ष और आकाश के अलावा आज तक कोई देख नहीं पाया था। लेकिन आकाश भी समीर के शैतानी इरादों में बराबर का भागीदार था। आकाश कहता है, क्या करूं मैं घर आकर? फिर वही दिखावा। वह बूढ़ा मुझे समझता क्या है? जब चाहे मेरी ज़रूरत पड़ी तब इस्तेमाल कर और जब चाहे फेंक दिया। नहीं, मैं नहीं आऊँगा, उसे जो करना है कर ले। समीर अपने सर खुजलाते हुए कहता है, ओफो आकाश, अब कोई बेवकूफ़ी मत करो। जवाब में समीर कहता है, देखो आकाश, अब इस बार कोई बेवकूफ़ी मत करो। मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि वह हर्ष नाम का कांटा हम हमारे रास्ते से परमानेंटली निकाल फेंकेंगे, फिर सब कुछ हमारा होगा। अच्छा, ऐसा क्या सोचा है? आकाश की आंखों में समीर की बात सुनकर एक चमक आ गई। समीर कहता है, देखो आकाश, इसके लिए मैं जैसा कहते तुम्हें वैसा ही करना है। सबसे पहले तो तुम्हें कल पार्टी में आकर एकदम जेंटलमैन जैसे बिहेव करना है, खास करके अपने अर्नव अंकल और अनिता आंटी के सामने तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे अब तुम सुधर गए हो। आकाश उबासी लेते हुए कहता, ओहो, ये सब करना जरूरी है क्या? समीर कहता है, हाँ, और बाकी का प्लान मैं तुम्हें कल बताओ, अभी तुम बस मैंने जितना कहा बस उतना करो। आकाश कहता है, अच्छा ठीक है, पर इस बार हमें उस हर्ष को हमारे रास्ते से किसी भी कीमत पे हटाना ही होगा, वरना हमें जिंदगी भर उसके तलवे चाटने होंगे। ये कहकर वह फ़ोन कट कर देता है। अगला दिन जिंदल मैंशन में नौकर सुबह से ही काम में लगे हैं शाम की ग्रैंड पार्टी की तैयारी के लिए। जिंदल फैमिली का मैनेजर रौनक, जो जिंदल फैमिली का हर छोटा बड़ा काम करता था, यहाँ वहाँ भागते हुए नौकरों पर चिल्ला रहा था।
अरे चलो सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना अगर ये काम पूरा नहीं हुआ ना तो अर्नव सर तुम लोगों के साथ मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। हाँ सह कहा, नौकरी से तो मैं निकल ही दूंगा। पीछे से एक दमदार आवाज आती है। रौनक ने पीछे मुड़ कर देखा तो पीछे अर्नव जिंदल खड़े थे, जो अपनी शांत मगर डरा देने वाली आंखों से उसे ही देख रहे थे। रौनक खिसियाते हुए कहता है, अरे सर आप फिक्र मत कीजिए, आज की पार्टी ऐसी होगी कि सब पूरा शहर याद रखेगा। अर्नव कहते हैं, होप सो, वरना। रौनक उनकी बात पूरी होने से पहले ही कहता है, अरे सर हो सब हो जाएगा, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, और अपने काम में लग जाता है। अर्नव जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। रात का समय पूरे जिंदल मैंशन को किसी नई दुल्हन की तरह सजाया गया था। कलरिंग लाइट्स, रंग बिरंगे फूल और फाउंटेन की डेकोरेशन से वहां का माहौल किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। जिंदल फैमिली के साथ शहर के सारे वीआईपीएस और तंत्री मंत्री सब इस पार्टी में मौजूद थे। आखिरकार ये शहर के सबसे बड़े आदमी की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है। अभी सारे मेहमान एक दूसरे बात करने में लगे ही थे कि फिर एंट्री होती है वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट कपल, अर्नव जिंदल और अनिता जिंदल की। सब तालियों के साथ उनका वेलकम करते हैं। अनिता जी ने ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वह अपनी उम्र से काफ़ी कम लग रही थी, और अर्नव जी ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें वह भी कुछ कम नहीं लग रहे थे। अर्नव जी माइक्रोफोन हाथ में लेते हैं और कहते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सब हमारी इस खुशी में शामिल हुए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। अर्नव जी और अनिता जी सारे गेस्ट्स को अटेंड कर ही रहे होते हैं कि उन्हें उनके पीछे से आवाज़ आती है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मोम एंड डैड। उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो पीछे उनका बेटा आकाश अपने हाथों में एक बुके लिए चेहरे पे एक मुस्कान के साथ उन्हें विश कर रहा है। अनिता जी मुस्कुरा देती है, आज उन्होंने 2 महीने बाद अपने बेटे आकाश को देखा था। आकाश उनके नज़दीक आता है और बारी बारी उनके पैर छूता है। अर्नव जी कहते हैं, वेरी गुड आकाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आई होप तुमने अपने उन आवारा दोस्तों का साथ अब छोड़ दिया होगा। आकाश एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, ओह कम ऑन डैड, वह सब बातें अब पुरानी हो चुकी है, देखिए ना अब मैं कितना बदल गया हूँ। अनिता जी कहती है, क्या आप भी फिर वही लेकर बैठ गए, अब बस भी करिए ना, देखिए ना वो कितने दिनों बाद घर आया है। अभी वह सब बात कर ही रहे थे कि पीछे से एक दमदार आवाज़ आती है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू द मोस्ट ब्यूटीफुल कपल आई हैव एवर सीन। किसकी थी ये आवाज़? चौथी न्यू वाइस प्रेसिडेंट। वह आवाज़ किसी और की नहीं, हर्ष की थी, जो चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने माता पिता की तरफ देख रहा था। उसने आज ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना था, जिसमें वह आज सच में आज कहर ढा रहा था। पार्टी में आई सारी लड़कियों की नज़र बस उसी पर जामी हुई थी। सारी लड़कियां अंदर ही अंदर हर्ष को देखकर आहें भर रही थी, वो था ही इतना हैंडसम। हर्ष की नज़र जब आकाश से मिलती है तब आकाश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती। वो डेविल स्माइल हर्ष भी देख लेता है, पर उसे इग्नोर करते हुए वो अपने माता पिता की तरफ देख के कहता है, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे मोम एंड डैड, आई लव यू। अनिता जी उसे गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू बेटा, आई लव यू टू। अब जल्दी से मेरे लिए एक बहू ला दे और जल्दी से मुझे एक पोते की खुशखबरी सुना दे। देख यहाँ पार्टी में आई हुई सारी लड़कियां कैसे तुझे देख रही है, अगर इनमें से अगर कोई तुझे पसंद हो तो बता, मैं तेरी बात चलाऊं। हर्ष ने जैसे ही अनिता जी की बात सुनी उसका तो मुंह ही बन गया। वो कहने लगा, क्या मोम आप भी, आपको पता है ना मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अनिता जी हंसते हुए कहती है, अरे कब तक भागता रहेगा इन सब से, कभी ना कभी तो तुझे शादी करनी ही है ना। अभी उन लोगों की बातें चल ही रही थी कि वह एक 24-25 साल की एक लड़की जिसका नाम कामिनी था, जो समीर जिंदल की पत्नी थी, आती है और कहती है, अंकल आंटी चलिए केक काटने का टाइम हो गया है, सब वेट कर रहे हैं। अर्नव जी कहते हैं, हाँ तुम चलो हम आते हैं। हर्ष की तरफ एक अजीब सी शातिर स्माइल के साथ देखती, जिसे हर्ष नोटिस नहीं करता। कामिनी वहां से चली जाती है। जाते समय वह अनिता कहती हैं, काश आज शिवी भी हमारे साथ होती। ये कहकर वह उदास हो जाती है। शिवी अर्नव और अनिता जी की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, जो इस वक्त पढ़ाई के लिए अमेरिका गई हुई है। अर्नव जी अनिता जी का एक हाथ कस के पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं श्रीमती जी, हम हैं ना आपकी सेवा में। अनिता जी शर्मा जाती है और कहती है, क्या आप भी बच्चों के सामने। उन दोनों को ऐसे देख के हर्ष कहता है, अच्छा चलिए मोम डैड, आप अपना रोमांस बाद में कर लेना, अभी चल के केक काटते हैं, वरना सारे गेस्ट भूखे ही लौट जाएंगे। अनिता जी के गाल अब तक कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए थे। वह बोलती है, बहुत बेशर्म हो गया है तू, अब अपनी माँ को छेड़ रहा है। ये कहकर वह मुस्कुराते हुए अर्नव जिंदल के साथ वह से चली जाती है। अब वहाँ सिर्फ आकाश और हर्ष बचे हुए थे। वह दोनों एक दूसरे को 1 मिनट तक बस घूरते हैं, फिर हर्ष बिना कुछ कहे वह से चला जाता है। हर्ष को वह से जाते हुए देख आकाश अपने मन में कहता है, जितना सेलिब्रेट करना है कर लो हर्ष, बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। पार्टी हॉल में अनिता और अर्नव जैसे ही पार्टी हॉल में वापस आते हैं, एक 17-18 साल का गोरा सा लड़का उनके पास आकर बोलता है, चाचा चाची कितनी देर कर दी, अब जल्दी चल के केक काटिए ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये था प्रसाद जिंदल, अर्नव जिंदल के छोटे भाई मुकेश जिंदल का बेटा था।
वह काफ़ी मजाकिया था, हमेशा सबको अपनी बातों से हंसाता रहता था। अनिता मुस्कुराते हुए कहती है, अरे प्रसाद, तुम्हें किसने खाने से रोका है? यहाँ इतनी सारी खाने की चीज़ें हैं, जो मर्जी है वह खाओ। प्रसाद मुंह बनाते हुए कहता है, वह माँ ने कहा जब तक केक नहीं कट जाता और मेहमान नहीं खा लेते जिंदल फैमिली का कोई भी मेंबर कुछ नहीं खाएगा। ये बात सुनते ही प्रसाद की माँ अवनी जिंदल आगे आकर उसका कान पकड़ कर कहती है, वह तो मैंने इसलिए था ताकि तू कुछ देर तक भूखा रहे, वरना तूने तो मेहमानों के लिए कुछ नहीं छोड़ना था। प्रसाद कराहते हुए कहता है, अरे माँ, दर्द हो रहा है, छोड़ो आह। सब हंसते हैं। फिर अर्नव और अनिता उस बड़े से केक पर लगी वह कैंडल्स बुझा देते हैं और केक काट कर पहले एक दूसरे को, फिर हर्ष, आकाश और घर के सारे फैमिली मेंबर को। फिर अर्नव जी माइक लेकर कहते हैं, हमारी इस खुशी में शरीक होने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इस खुशी के मौके को दोगुना करने के लिए मैं आपको एक और बड़ी खुशखबरी सुनाने चाहता हूँ। एनी गैसेस। सारे मेहमान एक दूसरे को देखकर खुसुर फुसुर करने लगते हैं। सब सोच रहे थे कि ऐसा क्या, कौन सी खुशखबरी सुनाने वाले हैं अर्नव जिंदल। फिर अर्नव कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, आप ज़्यादा सोचकर अपने दिमाग को तकलीफ मत दीजिए। तो वह खुशखबरी ये है कि मेरा बेटा हर्ष जिंदल, जो अभी जिंदल इंडस्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर है, अब से वो मैनेजिंग डायरेक्टर की जगह जिंदल इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट है। जी हाँ दोस्तों, मेरे बाद जिंदल ग्रुप्स का अगला सीईओ मेरा बेटा हर्ष होगा। हर्ष, कम हियर बेटा, एवरीवन प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठता है। सब हैरान कि इतनी कम उम्र में हर्ष जिंदल इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन गया। कुछ लोग हर्ष के लिए दिल से खुश थे, जबकि कुछ उसकी कामयाबी से अंदर ही अंदर झुलस रहे थे। हर्ष स्टेज पर आकर अपने डैड के गले लगता है और कहता, थैंक यू डैड फॉर गिविंग मी सच दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। ये कह वो अपने दोस्त अमन को कुछ इशारा कर है। अमन 2 बार ताली बजाता है तो वह 2 लोग एक बड़ी सी पेंटिंग लेकर आते हैं। वो अर्नव और अनिता की एक 3D पेंटिंग थी, चफोर समीर्स ईवल प्लान। वह पेंटिंग इतनी सुंदर थी कि पार्टी में आए हुए सारे मेहमान उसे देखते ही रह गए। लोग एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। वाह यार, क्या पेंटिंग है, वॉट अ ब्यूटीफुल कपल। ये हर्ष कितना प्यार करता है अपने माँ बाप से। आजकल के बच्चों को अपने माँ बाप के लिए टाइम कहा, और इसे देखो, ही विल रियली हैव अ ब्राइट फ्यूचर। इससे जो लड़की शादी करेगी उसके तो मजे ही मजे है। लोगों के मुंह से हर्ष की इतनी तारीफ सुनकर आकाश, जो कि ये सब देख ही रहा था, उसके जबड़े आपस में कस गए और उसने अपनी मुठिया कस के बंद कर ली। अनिता पेंटिंग देखकर इतनी खुश हो गई कि उन्होंने हर्ष को गले ही लगा लिया। अब तो आकाश से ये बिल्कुल देखा नहीं गया। वो बिना किसी से कुछ कहे पैर पटकते हुए अपने रूम में चला गया। उसे वहां से नाराज होकर जाते हुए अनिता जी के अलावा किसी और ने नोटिस नहीं किया। इसी तरह पार्टी खत्म हुई और सब मेहमान वापस लौट गए। रात के 11:30 बजे आकाश ने अपने रूम का सारा सामान तहस नहस कर दिया है। वो अपने रूम में मौजूद रॉकिंग चेयर पे बैठकर वाइन के एक के बाद एक ग्लासेस पिए जा रहा है। उसने अब तक वाइन की 2 बॉटल्स खत्म कर दी है और ये उसकी तीसरी बॉटल है। वो खुद से बुदबुदाते हुए कहता है, अभी वह खुद से ये सब बोल ही रहा था कि कोई उसके दरवाजे पे नॉक कर है। आकाश अपनी डगमगाती हुई आवाज में कम इन कहता है। बाहर अनिता जी थी। वो कमरे में आकर कहती है, आकाश तू अब तक सोया नहीं। फिर वह आकाश का हुलिया और उसके मुंह से आती हुई तेज शराब की बदबू नोटिस करती है तो यकायक उनकी आंखें नम हो जाती है। बेटा तू शराब पी रहा है, पर क्यों? किस चीज़ की कमी है तुझे? ये तेरी सेहत के लिए सही नहीं है। अनिता जी भरे गले से कहती है, हाँ तो क्या करूँ, आपके हस्बैंड ने तो मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। उनका तो बस एक ही बेटा है, वो हर्ष। एम आई राइट मिसेज अनिता जिंदल? आकाश लगभग चिल्लाते हुए कहता है। अनिता कहती है, नहीं बेटा, तू गलत समझ रहा है। उनके लिए तुम दोनों बराबर हो। हर्ष को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बनाया है क्योंकि पिछले 1-2 सालों से उसने कंपनी का काफ़ी फायदा करवाया है। वो जिंदल ग्रुप्स की हर एक चीज़ अच्छे से समझता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसी के साथ है। अच्छा, और मेरा क्या मैं जिंदगी भर उसके तलवे चाटता रहूं, हर एक चीज़ के लिए उसका मोहताज बनकर रहूं? हाँ। अनिता आकाश का सर सहलाते हुए कहती है, नहीं बेटा, तू अब से शराब पार्टीज को छोड़ के बिजनेस पे ध्यान दे। देख, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं खुद तेरे डैड से बात करूंगी तेरे लिए। वो तुझे एक नई और जिंदल ग्रुप से भी बड़ी कंपनी खोल के देंगे। मैं खुद उसमें पैसे इन्वेस्ट करूंगी। पर प्लीज़ तू अब से ये सब छोड़ दे। तू तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरे पापा तुझसे हमेशा नाराज रहते हैं। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। चल अब जल्दी से सो जा, सुबह ऑफिस भी जाना है ना। अनिता आकाश का गाल सहलाते हुए कहती हैं और फिर वो वहां से निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद आकाश के चेहरा, जो अब तक शांत, एकदम से गुस्से से लाल और डरावन हो जाता है। वो दांत चबाते हुए अपने आप से कहता है, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। चल अब जल्दी से सो जा, सुबह ऑफिस भी जाना है ना। अनिता आकाश का गाल सहलाते हुए कहती हैं और फिर वो वहां से निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद आकाश के चेहरा, जो अब तक शांत, एकदम से गुस्से से लाल और डरावन हो जाता है। वो दांत चबाते हुए अपने आप से कहता है, नई कंपनी नहीं मॉम, मुझे तो जिंदल ग्रुप्स ही चाहिए। मैंने प्रण लिया है, कसम खाई है, मैं उस हर्ष से उसका सब कुछ छीन लूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसे।
वह अपने आप से यह कह ही रहा था कि उसके रूम का दरवाजा एक बार फिर से नॉक होता है। आकाश इरिटेट होकर कहता है, कौन है? अंदर आओ, दरवाजा खुला है। इस बार बाहर समीर जिंदल था। वह कमरे में आता है और आकाश का मास्क उड़ाने लहजे में कहता है, अरे वाह, यहाँ पार्टी हो रही। भाई के वाइस प्रेसिडेंट बनने की खुशी में लेट में ज्वाइन यू। आकाश अपने हाथ में मौजूद वाइन का ग्लास जमीन पटक कर कहता है, देखो समीर, अगर कुछ काम की बात नहीं हो तो जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ और मुझे बुरा लगेगा अगर मेरा गुस्सा तुम पर निकल जाए तो। अरे अरे शांत हो जाए महाराज, मैं यहाँ आपके काम की बात ही करने आया हूँ। समीर डरने की एक्टिंग करते हुए कहता है। आकाश इस बार लगभग चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? अब मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। हाँ तो सुनो, हम सिर्फ हर्ष को मारकर उसे अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। उसने सबके सामने अपनी इमेज एकदम जेंटलमैन जैसी बना रखी है, जो लड़कियों और औरतों की तरफ देखता तक नहीं। आकाश अब और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। विक कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, यूं बातों को गोल गोल घुमाओ मत। आकाश कहता, पर हम ऐसा करेंगे कैसे? हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है मेरी स्वीट हार्ट कामिनी करेगी। समीर एक वाइन का घूंट भरते हुए बोलता है। कामिनी भाभी, वह ऐसा क्या करेगी? समीर एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा कहकर वह आकाश को कुछ देर तक कुछ बताने लगता है और फिर कुछ देर बाद उन दोनों के चेहरा पर एक जैसी शैतानी मुस्कुराहट थी। आकाश कहता है, वाह, ये तो कमाल का प्लान है। अब देखना हम कैसे उस हर्ष का सब कुछ छीनकर उसे खोखला बनाते हैं। दोनों हंसने जोर जोर पागलों की तरह हंसने लगते हैं। क्या लगता है, क्या है समीर का प्लान? च5 एक बड़ा अज़ाम। आकाश और समीर दोनों अभी भी आकाश के कमरे में मौजूद थे। दोनों के चेहरों पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कान थी। समीर कहता है, हाँ, पर हमें ये प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ दिन रुकना पड़ेगा। तब तक तुम अपने पापा की नज़रों में अपनी इमेज को ज़रा ठीक करो, वरना हमारे हाथ इतना सब करके भी कुछ नहीं आएगा। आकाश उबासी लेते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो फिर ऑल द बेस्ट डियर पार्टनर इन क्राइम। दोनों हंसते हैं और फिर समीर वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। इन दिनों हर्ष काफ़ी बिजी था। वह दिन रात मीटिंग्स में ही लगा रहता। इन दिनों जिंदल इंडस्ट्री भी टॉप पर थी। हर्ष ने उनके लिए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल डील्स क्रैक करी थी। आकाश भी अपनी छवि अपने पिता के नज़रों में सुधारने के लिए अब रोज ऑफिस आने जाने लग था। लगभग 15 दिनों बाद एक दिन हर्ष एक मीटिंग से फ्री होकर अपने केबिन में आता है और आते ही अपनी रिवॉल्विंग चेयर पे आकर लीन हो जाता है। आज वह काफ़ी थक गया है। उसने सुबह से 5 मीटिंग अटेंड करी थी। उसका दोस्त अमन भी वही मौजूद था। अमन हर्ष से कहता है, अरे भाई, अब कितना काम करेगा, कभी थोड़ा चिल विल भी कर ले, अभी तेरी उम्र ही क्या है? हर्ष उबासी लेते हुए कहता है, नहीं, ये पार्टी शराब शबाब सब वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे लिए। इंसान को अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसे इन सब की कुर्बानी देनी पड़ती है। तू और तेरे उसूल हुए। अच्छा चल, अब काफ़ी रात हो गई है, अब तुझे घर जाना, अब मैं भी निकलता हूँ। अमन अपनी जगह से उठते हुए कहता है। हर्ष अपना सर हाँ में मिलाते हुए वह से अमन के साथ निकल जाता है। हर्ष कुछ देर जिंदल मैंशन पहुंच जाता है तो देखता है कि घर के ज़्यादातर लोग सो चुके हैं। घर की तकरीबन सारी लाइट्स भी बंद है। इस बात से अनजान की 2 आंखें उसे छिपकर घूर रही है। हर्ष बिना किसी बात की परवाह किए सीधा अपने कमरे में चला जाता है और अपना बिजनेस सूट उतार देता है। आज वह सच में बहुत ज़्यादा थक गया था। उसने डिनर तो ऑफिस में ही कर लिया था, लेकिन अभी उसे काफ़ी प्यास लग रही थी। वो जैसे ही पानी पीने के लिए पानी का मग हाथ में उठाता है, देखता है कि उसमें पानी तो था ही नहीं। वह अपने आप से इरिटेट होकर कहता है, अरे यार, इसमें तो पानी ही नहीं है, अब मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा। खैर, वह किसी तरह भारी कदमों से नीचे आता है। जब वह नीचे आता है तो देखता है कि उसकी भाभी कामिनी वहां डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठी है और किसी का इंतजार कर रही है। हर्ष को वैसे तो कामिनी कुछ खास पसंद नहीं थी, पर जब उसने वहां उसे इतनी रात को अकेले बैठे देखा तो पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। हर्ष कहता है, क्या हुआ भाभी, आप यहाँ अकेले बैठी है, वह भी इतनी रात गए? समीर भाई नहीं है क्या? नहीं हर्ष, वो बाहर गए हैं, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। कामिनी मुस्कुराते हुए जवाब देती है। हर्ष कुछ नहीं कहता और पानी पीकर वहां से जाने लगता है। हर्ष को वहां से बिना कुछ कहे जाते हुए देखकर कामिनी जल्दी से अपनी जगह से उठ जाती हैं और तेज आवाज में कहती हैं, हर्ष, क्या तुम जरा मेरी एक छोटी सी करोगे? हर्ष पीछे मुड़कर कहता है, कैसी हेल्प? वह हमारे रूम की अलमारी का दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, मैंने बहुत ट्राई किया पर खुल ही नहीं रहा। क्या तुम खोल सकते हो प्लीज़? मुझे कपड़े चेंज करने हैं और सारे कपड़े अंदर है। कामिनी एक सांस में अपनी बात कह देती है। हर्ष कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है चलिए। कामिनी की आंखों में एक हर्ष की बात सुनकर एक चमक आ जाती है। वो तुरंत कहती हैं, हाँ चलो। फिर वह दोनों कामिनी और समीर के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। पता नहीं क्यों पर हर्ष को कुछ अजीब लग रहा था, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रूम में पहुंचकर कामिनी हर्ष से कहती हैं, ये देखो हर्ष, ये है वो अलमारी, क्या तुम इसे खोल दोगे प्लीज़? हर्ष देखता है सामने एक अलमारी है जो बंद पड़ी है। हर्ष कुछ समय तक प्रयास करता है, फिर वह अलमारी खुल जाती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है और कहता है, ओके भाभी, आपका काम हो गया। अरे वाह, हो गया, थैंक यू हर्ष, तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। ये कहकर वह हर्ष के गले लग जाती है।
हर्ष इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह एकदम से कामिनी को अपने से दूर करता है। कामिनी हैरानी से हर्ष को देखते ही रह जाती है। हर्ष अपने दांत भींचते हुए कहता है, ये क्या हरकत है, आप भाभी हो मेरी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। कामिनी फिर से हर्ष के करीब आते हुए कहती है, क्यों नहीं कर सकती हर्ष, तुम इतने हसीन नौजवान हो, मैं भी एक जवान कमसिन लड़की हूं, तो मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। ये कहते हुए कामिनी की आंखों में हर्ष को पाने की लालसा अपने चरण सीमा पर थी। जवाब में हर्ष कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी भाभी, मेरे भाई की पत्नी हो, मेरे लिए मेरी बहन या मां समान हो। कामिनी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है, ओह कम ऑन हर्ष, तुम आज के ज़माने के लड़के हो, आजकल तो ये सब काफ़ी कॉमन है। मेरी शादी समीर से हुई है, दैट डोंट्स मीन दैट कि मैं उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ। तुम्हें पता है हर्ष, मैंने तुम जैसा मर्द आज तक नहीं देखा। जब से तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें पाने की तड़प मेरे अंदर उफान मारन लगी थी। वह समीर, वो तो लूजर है, वह मुझे आज तक बिस्तर पर भी खुश नहीं कर पाया। इसीलिए मैं तुम्हें आज यहाँ से ऐसे जाने नहीं दूंगी। इत्तेफाक से उसी वक्त अनिता जिंदल भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। आज अर्नव काम के सिलसिले में घर से बाहर थे तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह टहलते टहलते घर के डाइनिंग हॉल में आती है तो उन्हें समीर और कामिनी के रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उन्हें कुछ खटकता है। वो कमरे के पास जाती है तो देखती है कि दरवाज़ा खुला है। वो जैसे वो अंदर का नज़ारा देखती है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। हर्ष और कामिनी एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। वह जिस एंगल से ये सब देख रही थी, उन्होंने देखा कि हर्ष कामिनी की गर्दन पे किस कर रहा था। बदकिस्मती से उन्होंने वही देखा जो कामिनी उन्हें दिखाना चाहती थी। वह जोर से चिल्लाती है, यह क्या हो रहा है यहाँ पे। हर्ष और कामिनी जैसे ही अनिता को देखते हैं, तुरंत ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कामिनी दौड़ते हुए अनिता के पास आती है और कहती है, अच्छा हुआ अनिता आंटी, आज अपने सब अपनी आंखों से सब देख लिया। चसिक्स माफ़ी मैंगो हाश। अच्छा हुआ अनिता आंटी, आज अपने सब अपनी आंखों से देख लिया। कामिनी अनिता के गले लगती है और फफक फफक रोने लगती है। अनिता अब भी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि यह चल क्या रहा है। हर्ष अपनी सफाई में कुछ कहता कि उससे पहले कामिनी अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहता, अनिता आंटी आप समझाए ना अपने बेटे को कि मैं उसकी भाभी हूँ और एक देवर और भाभी का क्या रिश्ता होता है, ये तो आप अच्छे से जानती है। अनिता जी झल्लाकर कहती है, अरे लेकिन ये हो क्या रहा है। अब तक वहाँ हो रहा शोर सुनकर घर दूसरे लोग भी पहुंच जाते हैं। वह हर्ष मेरे साथ हो, तुम्हारे साथ क्या, अनिता सख्त आवाज के कहती हैं। हर्ष मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वॉट। हर्ष जो कि अब तक सिचुएशन समझने की कोशिश ही कर रहा था, एकदम से बोल पड़ता है, ये क्या कह रही हो तुम। वह तुम ही थी जो मुझे यह मदद के बहाने लेकर आए और मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की और अब उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। कामिनी और जोर जोर से रोते हुए कहती है, ए भगवान, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरी ज़बान काट दे। फिर वहां समीर आता है और अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है, क्या हुआ, यहाँ पे सब जमा क्यों है। और कामिनी तुम रो क्यों रही हो। समीर, हर्ष ने आज अपनी सारी हदें पार कर दी समीर। कामिनी समीर के गले लगते हुए कहती है। हर्ष अब भी बस हैरानी से कामिनी का ड्रामा देख रहा था। ये औरत कितनी शातिर है, एक पल में क्या तो दूसरे पल में क्या। आज हदें पार कोशिश की मतलब, क्या इसने ऐसा कुछ पहले भी किया था। अर्नव जिंदल के भाई वरुण जिंदल की पत्नी अवनी जिंदल कहती है। कामिनी अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, हाँ हर्ष जब भी मुझे अकेले पाता ये भूल जाता था कि मैं उसकी भाभी हूँ। वो मुझे यहाँ वहाँ जबरदस्ती छूने की कोशिश करता, कभी पीछे तो कभी सीने पे। ये कहकर वह फिर से रोने लगती है। कामिनी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, वहाँ मौजूद सारे लोग हर्ष की तरफ गुस्से, हैरानी और नफरत से देखने लगते हैं। हर्ष इस बार अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। वो अपने दांत चबाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो बोलोगी। तुम्हें शर्म नहीं आती सबके सामने इतना बात झूठ। अभी हर्ष अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि एक जोरदार तमाचा पड़ता। वहां का माहौल एकदम से ठंडा पड़ जाता है। सब हैरानी से अनिता की तरफ देख रहे होते हैं। आज से पहले किसी ने भी अनिता को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वह बड़े ही गुस्से में हर्ष की तरफ चिल्लाकर कहती है, तो फिर तू इसके रूम में कर क्या रहा था। मॉम, ये औरत झूठ बोल रही है, पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रही हैं। मैंने तो आज तक इससे ठीक से बात तक नहीं करी। हर्ष अपनी बात पूरी करता कि उससे पहले अनिता चिल्लाकर कहती है, बस मैंने अपनी आंखों से देख था, तू इसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। कामिनी, तुम एक बात बताओ, अगर ये सब बहुत दिनों से चल रहा था तो फिर तुमने मुझे या घर में किसी और को कुछ बताया क्यों नहीं। कामिनी फिर अपन आंसू साफ करते हुए लड़खड़ाती जबान में कहती है, वो आंटी, वो मैं नहीं चाहती थी कि आप अपने बेटे से नफरत करें। मैंने समीर को हर्ष की हरकतों के बारे में सब बताया भी था और उन्होंने हर्ष को समझाया भी था, पर उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे और आज ऐसा कहकर वह फिर से रोने लगती है। ये सरासर झूठ बोल रही है, आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते। हर्ष अब लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है,
समीर के पापा जो अब तक ये सब सुन रहे थे वो कहते, अच्छा वो झूठ बोल रही है ठीक है, पर तुम्हारी माँ, क्या वह भी झूठ बोल रही है? अनिता भाभी ने तो सब अपनी आंखों से देखा था ना। कामिनी कुछ याद करते हुए बोलती है, आप लोग चाहे तो रमेश काका से पूछ सकते हैं, उन्होंने एक बार हर्ष को मुझसे बदतमीजी करते हुए देखा था। वो सबको ये बात बताने वाले थे पर मैंने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। रमेश काका घर के सबसे पुराने रसोइया थे, सब घर में उनकी बहुत इज्जत करते थे। ठीक है प्रसाद, जाओ बेटा रमेश काका को बुला कर लाओ। अनिता प्रसाद जो अभी अभी वहां आया था और सिचुएशन समझने की कोशिश ही कर रहा था उसे ऑर्डर भरे लहजे में कहती है। प्रसाद जल्दी से वहां से सर्वेंट्स क्वार्टर की तरफ भाग कर जाता है। कुछ देर बाद वह रमेश काका के साथ वापस लौटता है। रमेश काका वहां आकर अनिता के सामने सर झुकाकर कहते हैं, जी बहू रानी कहिए मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता है? रमेश काका मुझे बस इतना बताए कि क्या आपने कभी हर्ष को कामिनी के साथ बदतमीजी करते हुए देखा था? अनिता बिना बात को घुमा सीधा अपनी बात कह देती है। रमेश काका अपना सर झुकाए कुछ देर तक कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, जी बहू रानी। अनिता का दिल धक से रह गया, वो रमेश काका को बरसों से जानती थी, वो कभी झूठ नहीं बोलते। रमेश काका की बात सुनकर सब हर्ष की तरफ हैरानी से देखने लगे। हर्ष खुद उन्हें हैरानी से देख रहा था। रमेश काका के हाथों का खाना खाकर वह छोटे से बड़ा हुआ था और आज वही रमेश काका उसके खिलाफ झूठी गवाही दे रहे हैं। रमेश काका आगे बोलते हैं, मैंने हर्ष बाबा को कई बार कामिनी बिटिया से बदतमीजी करते देखा, पर मैं एक मामूली नौकर में हर्ष बाबा के खिलाफ कैसे कुछ कह सकता था? ये कह रमेश काका अपना सर झुका लेते हैं। दरअसल समीर और आकाश ने रमेश काका की इस इकलौती बेटी मुस्कान को पहले ही किडनैप करवा लिया था और उनको धमकी दी थी कि जब भी उनसे इस बारे में पूछा जाए वो हर्ष के खिलाफ गवाही दे, वरना वह उनकी बेटी मुस्कान की इज्जत लूटेंगे, फिर उसे जान से मार भी देंगे। अब अनिता जी और बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो हर्ष की तरफ चिल्लाकर कहती है, हर्ष माफ़ी मांगी कामिनी से। 7 जिंदल मैंशन में पुलिस, माफ़ी मांगो हर्ष। अनिता सख्त लहजे में कहती है। मॉम। हर्ष हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखता है और उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाता है। अनिता ऊंची आवाज में कहती है, हाँ तुमने सही सुना, कामिनी से अभी के अभी माफ़ी मांगो। पर मॉम जो गलती मैंने की ही नहीं है मैं वह क्यों मानूं? आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? हर्ष रुआंसा होकर कहा है। अवनी जिंदल बोलती है, अरे जब तुम्हारी खुद की माँ ने तुम्हें उसके साथ जबरदस्ती करते हुए तो अब और क्या देखना बाकी है? हर्ष चुपचाप कामिनी से माफ़ी मांगो वरना हम ये बात तुम्हारे पापा को बता देंगे और फ्यूचर में कभी तुम्हें जिंदल ग्रुप्स का सीईओ भी नहीं बनने देंगे। हर्ष अब भी अपनी बात पर अटल था। अनिता अपने सर पे हाथ रख के कुछ देर कुछ सोचती है, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कामिनी की तरफ हाथ जोड़कर कहती है, कामिनी बेटा हर्ष की वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और अब से ये सब तुम्हें फिर कभी नहीं सहना पड़ेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। कामिनी अपना नाटक जारी रखते हुए कहती है, अरे आंटी आप क्यों माफ़ी मांग रही है, इसमें आपकी क्या गलती? आप तो मेरे लिए माँ सम्मान है, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए प्लीज़। नहीं कुछ मेरी ही गलती है, शायद मेरे ही परवरिश और दिए हुए संस्कारों में कुछ कमी रह गई थी। समीर के चेहरे पर अनिता की बात सुनकर एक हल्की सी टेढ़ी स्माइल आ जाती जिसे वह जल्दी से छुपा लेता है। फिर अनिता सब घर वालों की तरफ देखकर कहती है, देखिए आप लोगों की नींद हमारी वजह से इतनी रात को खराब हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को अब सो जाना चाहिए, हम इस बारे में कल बात करते हैं और मैं वादा करती हूँ अगर हर्ष ने कामिनी से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाऊंगी। समीर के पापा कहते हैं, कोई बात नहीं भाभी आप भी जाके आराम कीजिए, हम इस बारे में कल बात करेंगे। एक एक करके सारे घरवाले वहां से चले जाते हैं। अब वहां समीर और कामिनी के अलावा कोई नहीं बचता। कुछ देर बाद आकाश का रूम। आकाश, समीर, कामिनी सबके हाथ में वाइन का ग्लास है और वो एक दूसरे को चीयर्स करके वाइन के घूंट भरने लगते हैं। समीर कामिनी से कहता है, क्या बात है मेरी झांसी की रानी, क्या परफॉर्मेंस दी है आज तुमने, उस हर्ष को तो तुमने पूरी तरह से नॉकआउट कर दिया। कामिनी समीर के शर्ट के बटन से खेलते हुए कहती, अब क्या करूं बेबी, मैं हुई इतनी भोली। फिर वो तीनों शैतानों की तरह हंसने लगते हैं। फिर वाइन का एक घूंट पीते हुए आकाश कहता है, हाँ वह सब तो ठीक है पर अब हम आगे क्या करेंगे? समीर एक मक्कारी भरी हंसी हंसते हुए कहता है, आगे हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है वह कामिनी का भाई दिलीप करेगा, हम तो सिर्फ शो एंजॉय करेंगे। ये कहकर वह आकाश की तरफ देखकर कुछ कहता है जिसे सुनकर आकाश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। अनिता अपने कमरे में पहुंचकर अपनी फैमिली फोटो जिसमें वह हर्ष, आकाश, अर्नव और शिवी थे देखकर रोने लगती है। वह अर्नव की फोटो की तरफ देखकर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए अर्नव, मेरे दिए संस्कारों में कुछ कमी रह गई। दिल तो उनका भी नहीं मान रहा था कि हमेशा लड़कियों से दूर भागने वाला हर्ष ऐसी कोई हरकत कर सकता था, लेकिन वह अपने आंखों देखा और रमेश काका की बात को झुठला भी तो नहीं सकती थी। कुछ देर तक फैमिली फोटो को देखते देखते हुए ही उनकी आंख लग जाती हैं। हर्ष का रूम।
हर्ष अपने रूम की बालकनी में खड़ा था और एकटक चांद को देखे जा रहा था। आज उसका दिल अंदर तक टूट गया था। कोई उसके बारे में क्या सोचता है और क्या समझता, इस बात से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसकी अपनी माँ, जिसकी कोख से उसने जन्म लिया, उसने एक बार भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया। ये सोच सोचकर उसके दिल में काफ़ी दर्द हो रहा था। उसकी तो पूरी नींद ही उड़ गई थी। अगला दिन जिंदल मैंशन का डाइनिंग हॉल, सब घर वाले वही बैठे हुए थे, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बात शुरू कहाँ से करे। अनिता की तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी किसी से नज़रें मिलाने की। वो तो बस अर्नव जी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इतने में एक नौकर तेजी से चलकर आता है और कहता है, मालकिन बाहर पुलिस आई है, कह रहे हैं वो हर्ष बाबा को गिरफ्तार करने आए हैं। ये सुनते ही सब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। अनिता चिल्लाकर कहती है, व्हाट? पुलिस को किसने बुलाया? सब चुप थे। फिर वहां एक आवाज़ गूंजती है, मैंने बुलाया है पुलिस को। ये आवाज़ कामिनी के भाई दिलीप आहूजा की थी, जो अपने साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम अजय मेहता था और साथ में कुछ कांस्टेबल के साथ हॉल में एंटर करता है। दिलीप भाई साहब आप? अनिता के मुंह से बस इतने ही शब्द निकल पाते हैं। हाँ मैं, क्यों मैं नहीं आ सकता? और कहाँ है आपका वो बेटा हर्ष जिसने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? आज मैं उसे जान से मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? क्या हो रहा है यहाँ? और ये पुलिस क्यों आई है? एक ठंडी मगर एक दमदार बुजुर्ग महिला की आवाज़ गूंजती है। ये आवाज़ थी लक्ष्मी जिंदल की थी, जो अपनी केयरटेकर सौम्या के साथ वहां आई थी। सब उन्हें वहां देख के अपना सर झुका लेते हैं और सब उन्हें देखकर काफ़ी हैरान भगवत, क्योंकि अक्सर वह घर के मामलों से दूर ही रहती हैं और ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही रहती थीं। दरअसल उनकी केयरटेकर सौम्या ने पुलिस की गाड़ी को जिंदल मैंशन के अंदर एंटर होते हुए देख लिया था और उसने तुरंत ही उन्हें इस बारे में सूचित किया। 8 मी हाश, कोई हमें बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है? लक्ष्मी जी इस बार कड़क आवाज में कहती है। अवनी जिंदल उनके करीब आकर उनके पैर छूता है और उन्हें कहती हैं कि माँ जी, वह कल रात हर्ष ने कामिनी के साथ उसके कमरे में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऐसा करते हुए खुद अनिता भाभी ने देखा था और कामिनी का कहना है कि वह जब से जिंदल मैंशन में शादी करके आए हैं, हर्ष उसके हमेशा बदतमीजी करता था। वॉट? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? लक्ष्मी जी कड़क आवाज में कहती है तो अवनी डर के 2 कदम पीछे हट जाती है। वो बूढ़ी जरूर हो गई थी, लेकिन उनका ऑरा आज भी ऐसा था कि किसी भी रीढ़ की हड्डी कपा दे। माँ जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ। खुद हर्ष की माँ अनिता भाभी ने उसे ऐसा करते रंगे हाथों पकड़ा था। अवनी बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए अपनी बात पूरी कर पाए। अब लक्ष्मी जिंदल अनिता की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहती हैं, क्या ये सच है अनिता? अनिता अपना कुछ देर तक अपना सर झुकाए खड़ी रहती है, फिर हाँ में अपना सर हाँ में हिला देती है। अनिता का जवाब सुनकर लक्ष्मी जी कुछ देर तक चुप होकर सोचने लगती हैं। फिर एक नौकर को अपने पास बुलाकर उससे कहती है, जाओ जाकर हर्ष को बुलाकर लाओ। फिर अपनी केयरटेकर सौम्या को कामिनी को बुलाकर लाने को कहती है। कुछ देर बाद कामिनी वहां आती है तो अपने भाई दिलीप को देखकर हैरान होने का नाटक करती है। वो अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई ये सब क्या है? ये पुलिस। दिलीप कहता है, हाँ छोटी, जिसने तेरे साथ गलत करने की कोशिश की है, मैं उसे सबक सिखाने आया हूँ। तू देखना, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। पर भाई वाह, शुश। इससे पहले कि कामिनी आगे कुछ और बोलती, दिलीप उसे चुप कराता है और कहता है, छोटी तुझे मेरी कसम, तू बीच में कुछ नहीं बोलेगी। कामिनी चुप होकर समीर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद जिस नौकर को लक्ष्मी जी ने हर्ष को बुलाकर लाने को कहा था, वह हर्ष के कमरे के बाहर खड़ा है और दरवाजा नॉक किए जा रहा है। हर्ष इस वक्त गहरी नींद में था। वह रात भर नहीं सोया था। अभी मुश्किल से 2 घंटे पहले ही उसकी आंख लगी थी। किसी को अपने दरवाजे पे बार बार नॉक करते सुन उसकी नींद एकदम से खुल जाती है। वो झल्लाते हुए उठता है और दरवाजा खोलकर तेज आवाज में कहता है, क्या है इतनी सुबह सुबह? वह नौकर सर झुकाए डरते हुए बोलने लगता है, माफ कीजिए हर्ष बाबा, पर आपको बड़ी मालकिन ने नीचे बुलाया है। वो नीचे पुलिस आई हुई है। वॉट? पुलिस? पुलिस को यहाँ किसन बुलाया? हर्ष पुलिस का नाम सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वह बाबा कामिनी बहू के भाई दिलीप ने। वह नौकर आगे कुछ कहता इससे पहले हर्ष उसे अपना हाथ दिखाकर चुप कर देता है और कहता है, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। वह नौकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद हर्ष सबके वहां हॉल में सबके सामने था। पुलिस इंस्पेक्टर अजय मेहता अपनी रौबदार आवाज में हर्ष से कहते हैं, मिस्टर हर्ष जिंदल, आपकी भाभी कामिनी ने आपके ऊपर मोलेस्टेशन और अटेम्प्ट टू रेप का केस दर्ज किया है और इस वक्त सारे सबूत और गवाह भी आपके खिलाफ है। माफ कीजिए पर आपको हमारे साथ चलना होगा। इससे पहले कि हर्ष कुछ कहता, अनिता कहती, इंस्पेक्टर साहब प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। ऐसा कहकर वह दिलीप आहूजा के आकर अपने हाथ जोड़ते हैं और कहती है, देखिए भाई साहब, हर्ष की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अगली बार से ऐसा कुछ भी होगा, प्लीज़ आप ये केस वापस ले लीजिए। दिलीप आहूजा एक गहरी सांस लेता है, फिर कहता है, देखिए अनिता जी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या अगर आपकी बेटी शिवी के साथ कोई ऐसा करे तो क्या आप उसे भी ऐसे ही छोड़ देगी? अनिता इस पे कुछ नहीं कह पाती।
आखिरकार वह भी एक बेटी की माँ और खुद भी तो एक औरत है। दिलीप इस बार उन्हें धमकाते हुए कहता है, अगर आपने आज हर्ष को अरेस्ट होने से बचने की कोशिश की तो मैं मीडिया को आपके बेटे के सारे कारनामे बता दूंगा। नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अनिता तुरंत उसकी बात को काटकर कहती है। वो हर्ष के सामने जाकर कहती है, देखो हर्ष, मुझे नहीं पता तुम्हारी परवरिश करने में मुझसे कहा क्या चूक हुई, पर अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, अपने किए की सजा पूरी करो और एक बेहतर इंसान बनकर यहाँ वापस आओ। हर्ष बस उनकी बात सुनता ही रह गया। उसकी माँ को उससे ज़्यादा दूसरों की बातों पर करती है। हर्ष अनिता से कुछ नहीं कहता और इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहता है, इंस्पेक्टर यू में प्रोसीड। अब अगर सबने इसे सच मान ही लिया है तो यही सही। ऐसा कहकर वह अपने दोनों हाथ आगे कर देता है। एक कांस्टेबल आकर उसके हाथों में हथकड़ी पहना देता है। पुलिस हर्ष को वहां से ले जा रही होती है, तभी लक्ष्मी जिंदल ऊंची आवाज में कहती है, इंस्पेक्टर, हर्ष को अपने हिरासत में लिया और किस वजह है? ये दो बातें जिंदल मेंशन और आपके पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना। हाँ ठीक है मिसेस जिंदल, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। लक्ष्मी जिंदल को अपने खानदान के रेपुटेशन का बहुत ख्याल था। जिंदल फैमिली उनसे जुड़ी छोटी से छोटी बात को बहुत प्राइवेट रखते थे। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में हर्ष को एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन रूम में रखा जाता। हर्ष बिना किसी नुकुर और बिना किसी आपत्ति जताए चुपचाप उस रूम में रखा एक चेयर पे लीन होकर बैठ जाता। अब तक उसे समझ आ गया था कि उसे फंसाया जा रहा है और इन सब के पीछे कौन है, इसका अंदाजा भी उसने लगा लिया था कि इसके पीछे कौन है। चेन्नई दी इन्वेस्टिगेशन। वही ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के एक बड़े से 7 स्टार होटल में अर्नव जिंदल अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे। वहाँ इस वक्त शाम के 4 बजे थे। 3 घंटे लगातार चलने वाली ये मीटिंग फाइनली जाकर खत्म होती है। अर्नव अपने क्लाइंट से हाथ मिलाकर बाहर उस वीआईपी रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके फ़ोन पर उनके जिंदल फैमिली के मैनेजर रौनक के 20 से ज़्यादा मिस्ड कॉल आए हुए हैं। वो तुरंत ही उसे कॉल बैक करते हैं। 2-3 रिंग में ही रौनक फ़ोन उठा लेता है। अर्नव कहते हैं, हाँ रौनक, क्या हुआ? 20 से ज़्यादा मिस्ड कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, कुछ प्रॉब्लम है क्या वहाँ? सर वो रौनक तेज सांसें लेते हुए बोलने की कोशिश करता है पर उसकी मुंह से इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकलता। अर्नव झल्लाते हुए कहते हैं, अरे वो क्या, जो भी हुआ है साफ साफ बोलो और जल्दी बोलो। अब तक अर्नव को भी कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सर वो हर्ष सर को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। व्हाट? पुलिस? क्यों, कैसे, कब? अर्नव अपने ड्राइवर को तुरंत ही एयरपोर्ट की तरफ चलने का इशारा करते हैं। फिर रौनक से पूछने लगते हैं, लेकिन किस जुर्म में उन्हें मेरे बेटे को अरेस्ट किया है? अर्नव तेज आवाज में कहते हैं। रौनक उन्हें जल्दी जल्दी पूरी बात बताता है। अर्नव उसकी बात सुनकर अपने आप से बुदबुदाते हुए कहते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, हर्ष ऐसा नहीं कर सकता। वो उसका फ़ोन काटते हैं और तुरंत ही एयरपोर्ट के लिए मिलते हैं। हर्ष को अब जेल में रहे 1 दिन ही चुका था, लेकिन वो अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। इंस्पेक्टर अजय ने ये ऑर्डर्स दिए थे कि जब तक वो अपना जुर्म कबूल न करे उसे खाना नहीं दिया जाएगा। हर्ष को भूख तो बहुत लगी थी, पर वो इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने सर भी तो नहीं ले सकता था। वो शांति से बैठा अपने सामने बैठे इंस्पेक्टर अजय को देख रहा था। इंस्पेक्टर अजय कहते हैं, हाँ तो मिस्टर जिंदल, क्या सोचा आपने? अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं या अपनी भूख हड़ताल जारी रखनी है? हर्ष उनसे अपनी नज़रें हटाते हुए ऊपर जल रहे बल्ब की तरफ देखकर कहता है, मेरा जवाब कल भी वही था और आज भी वही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इंस्पेक्टर अजय कुछ नहीं कहते और वहां से जाने लगते हैं। जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन रूम के दरवाजे तक पहुंचते हैं उन्हें हर्ष की ठंडी आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती है। वैसे इंस्पेक्टर, कितने पैसे दिए मेरे भाई आकाश और समीर ने आपको? ज़रा हमें भी तो बताए, और पेमेंट मेथड क्या था? कैश की चेक? हर्ष के चेहरे पर यह कहते हुए एक डेविल स्माइल थी। इस पर इंस्पेक्टर अजय हड़बड़ा जाते हैं और कुछ नहीं के पाते वो अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहते हैं, शट अप, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से तेज़ी से निकल जाता है। हर्ष उनका ऐसा रिएक्शन देखकर अपने आप से कहता है, मैंने तो बस अंधेरे ने तीर चलाया था, ये तो निशाने पर जाकर लग गया। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की से स्माइल थी। वही जिंदल मैंशन के बाहर एक गाड़ी तेजी से आकर रखती है। गाड़ी में से अर्नव जिंदल दंदनाते हुए बाहर निकलते हैं और बिना वक्त गंवाए जिंदल मैंशन के मेन हॉल में पहुंचते हैं, जहां सब घरवाले पहले से ही जमा थे। वो तेज आवाज में कहते हैं, कहाँ है वो लड़की जिसने मेरे बेटे पर इतना घटिया इल्जाम लगाया है? बुलाओ उसे। सब उनकी तेज आवाज सुनकर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। अनिता उनके पास आकर बोली, अर्नव प्लीज आप शांत हो जाए, हम आराम से बात करते हैं। क्या शांत हो जाए? मेरा बेटा वहाँ जेल में पता नहीं किस हाल में है और तुम कह रही हो शांति से बात करते हैं। अब तक अर्नव की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वहाँ सारे घरवाले जमा हो गए थे। लक्ष्मी जिंदल भी अपनी कैरेका के साथ वहाँ आ जाती है। कामिनी अपने कमरे में से ये सब देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अर्नव जिंदल के सामने जाने की। कुछ देर बाद हिम्मत करके वो अर्नव जिंदल के सामने आ ही जाती है। अर्नव उसकी तरफ देखकर कहते हैं, ए लड़की, कौन हो तुम और किसके कहने पर तुम ये सब कर रही हो?
सच सच बताओ वरना अर्नव जिंदल से तो तुम्हें पूरी दिल्ली में कोई नहीं बचा सकता। अर्नव की बात सुनकर कामिनी की तो घिघी बंध जाती है। उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अपनी जुबान से कुछ कहे भी। उसने अर्नव जिंदल के गुस्से के बारे में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था। अनिता उसके बचाव में आकर कहती है, अर्नव अर्नव प्लीज़ आप उसे कुछ मत कहिए, मैंने खुद हर्ष को इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश देखा था। अर्नव अनिता का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर कहते हैं, अनिता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें इस कल की आई लड़की पर अपने खून से ज़्यादा भरोसा है। तुम एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? अनिता कुछ देर खामोश रहकर कहती है, अर्नव मैं सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ। अगर हर्ष ने कुछ गलत किया है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो हम कामिनी पर भी लीगल एक्शन लगे। लक्ष्मी जिंदल जो अब तक सिर्फ सुन और देख रही थी एकदम से बोल उठती है, अर्नव बस कीजिए, सारे सबूत और गवाह हर्ष के खिलाफ है। अर्नव फट से जवाब देते हैं, अगर पूरी दुनिया भी मुझे आकर कह देना तब भी मैं नहीं मानूंगा कि ये सच है। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करके अपने बेटे को जेल से निकलवाता हूँ। ये कहकर अर्नव अपने जेब से फ़ोन निकालने ही वाले होते हैं कि लक्ष्मी जिंदल अपनी दमदार आवाज़ में कहती है, कामिनी के भाई दिलीप ने धमकी दी है कि अगर हमसे किसी ने हर्ष को जेल से निकालने को कोशिश की तो वो इन सब की जानकारी मीडिया को बता देगा। फिर पूरे शहर में हर्ष का नाम तो खराब होगा ही, साथ ही हमारे खानदान का नाम पे भी कलंक लग जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। 10 यूस मरना होगा। अर्नव जी का हाथ जो जिससे वो अभी पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करने वाले थे अपनी मां लक्ष्मी जिंदल की बात सुनकर एकदम से रुक जाता है। वो धराम से नीचे सोफे पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। फिर कुछ देर तक कुछ सोचने के बाद, ठीक है मैं हर्ष में अपनी पहचान का और पावर का कोई इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर हाँ अगर मेरा बेटा बेगुनाह साबित हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आप सबसे। ऐसा कहकर वो तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद अनिता जब अपने कमरे में आई तो वो देखती है कि अर्नव अपनी लकड़ी की रॉकिंग चेयर पे बैठकर आंखें बंद करके कुछ सोच रहे हैं। वो चुपचाप अर्नव के पास आकर कहती है, सुनिए मैं हर्ष के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ अगर उसने गलती की है तो वो उसकी सजा भुगत, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो भविष्य में एक बेहतर इंसान बनकर जिए। अर्नव बिना अपनी आंखें खोले कहते हैं, तुम्हें जो कहना था करना था तुमने कर दिया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अनिता कहती है, आप बाहर से आए हैं, नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाने को कुछ लगती हूँ। अर्नव सख्त आवाज में अपनी कुर्त है, कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा और मैं ये बैठकर पकवान खाऊं। अर्नव की तेज आवाज़ सुनकर अनिता डर कर एक कदम पीछे हट जाती है। इसी तरह 2 दिन और बीत जाते हैं। हर्ष को अब जेल में रहे 3 दिन हो गए थे, लेकिन अब तक अपनी बात पे अटल था। 3 दिन से कुछ नहीं खाने की वजह से उसका चेहरा डल पड़ चुका था, पर वो अभी भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। तभी हर्ष को जिस लॉकअप में रखा गया था उसके बाहर से एक कांस्टेबल आकर कहता है, मिस्टर हर्ष आपसे मिलने आपके पापा आए हैं। हर्ष ये सुनकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद वो अपने पापा के सामने था। अपने बेटे को इस हालत में देखकर तो उनका दिल ही भर आया। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक हर्ष को हर तरह के ऐश व आराम दिए थे। वो भरे गले से कहते हैं, आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर्ष उनके हाथ पे हाथ रखकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं डैड, कई बार हालात ऐसे हो जाते कि हम आप मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, ये आपने ही सिखाया था ना। अर्नव बस अपना सर हाँ में मिलाते हैं। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद हर्ष कहता है, डैड क्या आपको भी मोम की तरह लगता है कि? हर्ष इसके आगे अपनी बात अधूरी छोड़ देता है, नहीं बिल्कुल नहीं, चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे मुझे अपने हर्ष पर और अपने दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। अर्नव तुरंत ही हर्ष की बात काटकर कहते हैं, पता नहीं बेटा क्यों कभी कभी इंसान गैरों पर अपना से ज़्यादा भरोसा कैसे कर लेता है। अर्नव अपना सर झुकाकर कहते हैं। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वो कांस्टेबल जो पहले आया था वो फिर से आकर कहता है, जिंदल साहब प्लीज़ आप अब जाइए, मैं आपको इससे ज़्यादा यहाँ रुकने नहीं दे सकता। अर्नव उस कांस्टेबल की तरफ अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से घूर कर देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? वो कांस्टेबल डर जाता है और दबी हुई आवाज़ में कहता है, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? वो कांस्टेबल डर जाता है और दबी हुई आवाज़ में कहता है, देखिए सर मैं तो बस अपना काम कर रहा था, मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। अब इससे पहले कि अर्नव आगे कुछ कहते हर्ष उनका हाथ पकड़कर उन्हें शांत रहने का इशारा करता है। वो कहता है, डैड इन सब में इनकी क्या गलती, ये तो बस अपना काम ही तो कर रहे हैं, आप जाइए यहाँ से। ठीक है बेटा अभी मैं जा रहा हूँ, बट डोंट वरी मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम ये रहने नहीं दूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम जल्द ही ऐसे बाइज्जत बड़ी हो जाओगे। अर्नव वहाँ से ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब उन्हें पीछे से हर्ष की आवाज़ सुनाई देती है, डैड प्लीज़ आप मॉम से कुछ मत कहिए, अभी उनके आंखों पर एक पट्टी लगी है जो आसानी से उतरने नहीं वाली। अर्नव वहाँ से हाँ में अपना सर हिलाकर चले जाते हैं। वही इंस्पेक्टर अजय अपने केबिन में बैठकर किसी से फ़ोन पर कुछ बात कर रहे थे। वो फ़ोन के उस तरफ मौजूद 2 लोगों से कह रहे थे,
अरे सर 3 दिन होने को आए, मैंने उसको खाना देना तक बंद करवा दिया लेकिन वो टस से मज़ ही नहीं हो रहा है। वो किसी भी कीमत पे अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सर अब आप ही बताएं आगे क्या करना है। उद्धरण चिन्ह डॉट। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि आकाश जिंदल की थी। समीर और कामिनी भी उसके पास खड़े उसकी बात सुन रहे थे। उद्धरण चिन्ह। बस अब बहुत हो गया, अब उसे मरना होगा। आकाश की बात सुनकर इंस्पेक्टर अजय हक्का बक्का रह जाता है। एक भाई अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। खैर उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, उसे तो सिर्फ एक ही चीज़ की हवस थी और वी था पैसा। वो कहता है ठीक है जिंदल साहब, पर हम ऐसा करेंगे कैसे। आकाश एक डेविल स्माइल के साथ अपने हाथ में मौजूद वाइन का ग्लास एक झटके में खत्म करता है, फिर कुछ देर तक उन सबको अपना प्लान समझाता है। आकाश का प्लान सुनकर इंस्पेक्टर अजय कहता है वाह जिंदल साहब, आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। आप पैसे वाले लोग, कमाल के होते कब किसे और कैसे अपने रास्ते से हटाना है आपको अच्छे से पता होता। आप फिक्र मत कीजिए, आप जैसा चाहते वैसा ही होगा। आकाश इंस्पेक्टर को अपनी चापलूसी करते देखकर चिढ़कर कहता है ए इंस्पेक्टर, ज़्यादा चापलूसी करने की कोशिश मत करो, जितना तुमसे कहा जा रहा है बस उतना करो। और हाँ, इस प्लान के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे। इतना कहकर वो बिना इंस्पेक्टर अजय की बात सुने फ़ोन कट कर देता है। समीर, आकाश और कामिनी एक दूसरे की तरफ देखकर ड्रिंक्स पीते हुए मुस्कुराने लगते हैं। 11 इज एट द एंड। इसी तरह एक दिन और बीत गया। हर्ष अभी भी अपनी बात पे अड़ा रहा। 4 दिनों से कुछ ना खाने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। वो इंटेरोगेशन रूम में जल रहे उस लाइट के बल्ब को घूर रहा था। अभी वहाँ रात के 10 बजे थे। अचानक इंटेरोगेशन रूम का दरवाज़ा खुलता है और इंस्पेक्टर अजय अंदर आकर हर्ष के सामने वाली चेयर पर बैठ जाते हैं। वो कुछ समय तक हर्ष को घूरते हैं और फिर कहते हैं हाँ तो हर्ष साहब, क्या सोचा आपने, आप अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं या नहीं। हर्ष हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है नो मीन्स नो। इंस्पेक्टर अजय हैरानी से हर्ष को देखकर कहते कमाल है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया फिर भी इतनी अकड़। ये समझना कि तुम अपना जुर्म कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। तुम्हें तो पता ही है इंडिया में आजकल सारे कानून औरतों को फेवर करते हैं। कामिनी का बस एक स्टेटमेंट ही काफ़ी है तुम्हारा करियर बर्बाद करने के लिए। इससे अच्छा अपना जुर्म मान लो, इससे ये मामला मीडिया में भी नहीं उछलेगा और कुछ सालों बाद तुम जेल से छूट भी जाओगे। हर्ष खामोश था, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था उस रिश्वतखोर इंस्पेक्टर से बात करने का। हर्ष को अपनी बात को इग्नोर करता देख इंस्पेक्टर अजय कहते हैं कोई बात नहीं, अगर अपना गुनाह नहीं मानना तो मत मानो, अब टाइम आ गया है तुम्हें इस तकलीफ से परमानेंट छुटकारा दिलाने का। हर्ष नासमझी में इंस्पेक्टर अजय की तरफ देखता है तो इंस्पेक्टर अजय मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे डरो मत, मैं तो बस तुम्हें स्पेशल डिपार्टमेंट ले जाने की बात कर रहा था। डोंट वरी, वहाँ तुम्हारे लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। और वो वहाँ से चला जाता है। जिंदल मैंशन में अर्नव अनिता के कमरे में। अनिता यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी और अर्नव किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। जब अर्नव फ़ोन रखकर बाथरूम की तरफ जा ही रहे होते हैं कि उन्हें पीछे से अनिता की आवाज़ सुनाई देती है सुनिए। अर्नव जाते जाते रुक जाते हैं और बिना पीछे मुड़े कहते हैं क्या है। अनिता कहती है पता नहीं, आज मन बहुत घबरा रहा है, क्या कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। अर्नव जवाब देते हैं मुझसे क्यों पूछ रही हो, हर्ष को अरेस्ट करवाने से पहले मुझसे पूछा था। ये कहकर वो वॉशरूम चले जाते हैं। अर्नव का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर अनिता की आंखें नम हो जाती है। उनकी इतने सालों की शादी में अर्नव उन पर कभी इतना नाराज नहीं हुए। पुलिस स्टेशन में 2 कांस्टेबल आकर हर्ष को अपनी जगह से उठने के लिए कहते हैं ओह हेलो मिस्टर, चलिए आपको हम स्पेशल डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र कर रहे हुआ, ऊपर से ऑर्डर आया है। हर्ष को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। खैर वो अपनी जगह से उठ जाता है और उनके साथ चलने लगता है। वो 2 कांस्टेबल उसे खींचते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर लेकर आते हैं और वहां मौजूद एक पुलिस वैन में बिठा देते हैं। कुछ देर बाद वो पुलिस वैन इंस्पेक्टर अजय, 4 कांस्टेबल्स और हर्ष को लेकर वहां से कहीं निकल जाती है। कुछ देर चलने के बाद वो पुलिस वैन एक नदी के पुल पर रुक जाती है जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। वह नदी आगे जाकर समंदर में मिल जाती थी, उसका बहाव बहुत तेज था। उस वैन में मौजूद सब लोग उतार जाते हैं। हर्ष को 2 कांस्टेबल दोनों बाजू पकड़ के नीचे उतारते हैं। हर्ष जब वहाँ की स्थिति देखता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो कहता है तो इंस्पेक्टर अजय, ये है आपका स्पेशल डिपार्टमेंट। इंस्पेक्टर अजय एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है अरे हर्ष साहब, आप तो अभी से डर गए, ज़रा रुकिए तो हम आपको अपने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स से भी मिलवाएंगे। वो आपको एक ऐसी दुनिया में भेजेंगे जहाँ आप शांति से रह पाए, आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। इससे पहले कि हर्ष उनकी बात समझ पाता या उस पर कुछ रिएक्ट कर पाता, एक लोहे की मोटी से रॉड उसके सर के पीछे वाले हिस्से में आकर लगती है और उसके वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है और सर से खून की एक तेज धारा बहने लगती है। तभी वहां एक लंबोर्गिनी कार आकर रुकती है। गाड़ी में से 2 जवान आदमी बाहर निकलते हैं जिनके चेहरों पर एक खतरनाक स्माइल थी। अब तक हर्ष का काफ़ी खून बह गया था और वो अपनी धुंधली आंखों से उन्हीं को देख रहा था। उसके मुंह से हल्के से निकलता है आकाश, समीर, तुम दोनों। आकाश हर्ष के करीब आकर उसके सर के बालों को बड़ी बेदर्दी से अपनी मुट्ठी से जकड़ लेता है। हाँ हम दोनों, हर्ष भाई, तुम्हें बर्बाद करने वाले। ये कहकर वो किसी शैतान की तरह हंसने लगते हैं। हर्ष अपनी कमज़ोर पड़ रही आवाज़ में कहता है
क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? मुझे पता था तुम लोग सबके पीठ पीछे क्या क्या काम करते हो, पर मुझे ये पता नहीं था तुम लोग इस हद तक गिर जाओगे। समीर कहता है, क्या करे हर्ष, हम हैं इतने कमीने, वी कांट हेल्प इट। अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा वो बाप पूरा जिंदल ग्रुप्स का बिजनेस तुम्हारे नाम कर देता और हम हाथ मलते रह जाते। हर्ष के सर से अब तक काफ़ी खून बह चुका था और अब तक वहाँ समीर और आकाश के लाए गुंडे भी आ चुके थे जो अपने हाथों में हॉकी और बेसबॉल बैट्स लिए हर्ष की तरफ ही बढ़ रहे थे। हर्ष अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उठ जाता है, वो पहले से ही कमज़ोर था, पर से ये ब्लड लॉस। वो आकाश की कॉलर पकड़कर अपने दांत भींचते हुए बोलता है, कामिने तुझे अपना भाई माना था, तू एक बार मान कर तो देखता, मैं अपना सब कुछ तेरे नाम कर देता। हर्ष ने इतना कहा ही था कि एक गुंडा बेसबॉल बैट पूरी ताकत से मारता है हर्ष फिर एक बार जमीन पे गिर जाता। आकाश कहता है, यही तो प्रॉब्लम है, हर बार तुम्हारे पास ही वो क्यों होता है जो मुझे चाहिए होता है। फिर चाहे वो बिजनेस हो, फिर चाहे वो मॉम डैड का प्यार, हमेशा तुमने मुझसे सब छीना ही है। पर अब बस बहुत हुआ, अब मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा। हर्ष अपनी कमज़ोर हो चुकी आवाज़ में कहता है, तू अपने फ़ायदे के लिए एक औरत का इस्तेमाल करता है और अपने आप को मर्द कहता है। एक काम कर, मुझे अभी मार दे, क्योंकि अगर मैं जिंदा बचाना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आकाश जैसे ही हर्ष की ये बात सुनता है वो अपनी जेब से गन निकलकर हर्ष की तरफ फायर करता है। वो गोली सीधा हर्ष के पेट में जाकर लगती है। समीर अपने लाए हुए गुंडों को कुछ इशारा करता है, वो सारे गुंडे एक साथ हर्ष पर टूट पड़ते हैं। वो काफ़ी देर तक हर्ष को अपनी बेसबॉल बैट और हॉकी से पीटते हैं। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि हर्ष कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और उसका अब तक काफ़ी खून भी बह गया था। चट 12 एक बुरी खबर, हर्ष की बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता हुआ देख इंस्पेक्टर अजय आगे आकर कहते हैं, अरे अरे आप इसे यहाँ ऐसे मत मारिए, वरना अगर तहकीकात हुई तो हम सब फंस जाएंगे। आकाश कहता है, तो अब हम क्या करें? आप कुछ मत कीजिए, जो करना वो ये गाड़ी करेगी, वो देखिए। इंस्पेक्टर अजय वहाँ से कुछ दूर पार्क की हुई एक गाड़ी की तरफ इशारा करता है। वो कहता है, हम इसे इस गाड़ी में बिठाकर इसे इस गाड़ी के साथ पानी में बहा देंगे, फिर कल सुबह हम सबसे ये कहेंगे कि इसने इस गाड़ी की मदद से पुलिस की हिरासत से इस भागने की कोशिश की और ब्रेक फेल होने की वजह से ये इसी गाड़ी के साथ पानी में गिरकर मर गया, किसी को कोई शक नहीं होगा। ब्रिलियंट प्लान इंस्पेक्टर। समीर इंस्पेक्टर के आइडिया से इम्प्रेस होते हुए कहता है, हम ऐसा ही करते हैं। जल्द ही वो सब लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। वो हर्ष को कार की ड्राइविंग सीट पर बिठाकर उसे उस गाड़ी के साथ ही पानी में गिरा देते हैं। गाड़ी को अपनी नज़रों से दूर जाता देख आकाश अपने मन में कहता है, बाय बाय हर्ष, अब तुम्हारा सब कुछ मेरा है, तुम्हारा पैसा, रिस्पेक्ट, प्यार, बिजनेस, केयर, सब कुछ, एंड आई विल नॉट गोना मिस यू, बाय बाय बड़े भाई। पानी का बहाव तेज था, इसलिए जल्द ही कार अंधेरे में कहीं ओझल हो जाती है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन जिंदल मैंशन में सब डाइनिंग हॉल में बैठे थे। जब से हर्ष जेल गया था जिंदल मैंशन में सब लोग हंसना ही भूल गए थे, आज भी सब चुप थे। फिर वो देखते हैं कि इंस्पेक्टर अजय अपने 2 कांस्टेबल्स के साथ जिंदल मैंशन के अंदर आ रहे थे। सब पुलिस को सुबह सुबह आए हुए देखकर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, पर आकाश और समीर को कोई हैरानी नहीं होती। वो एक दूसरे की आंखों ही आंखों में देखकर मुस्कुराते हैं। अर्नव और अनिता पुलिस को आया देखकर उनके करीब जाते हैं। अर्नव कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, आप सुबह सुबह यहाँ, क्या हुआ? और हर्ष कहाँ है? इंस्पेक्टर अजय अभी भी खामोश थे, वो अपना सर झुका लेते हैं। इंस्पेक्टर का ऐसा रिएक्शन देखकर अब अर्नव और अनिता दोनों की धड़कनें तेज हो जाती है। दोनों को कुछ गलत होने का एहसास होता है। इंस्पेक्टर अजय एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, माफ़ कीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से। वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे। अर्नव इस बार अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाते, वो जोर से चिल्लाकर कहते हैं, पुलिस की लापरवाही की वजह से क्या? अब आप बताएंगे भी क्या हुआ? इंस्पेक्टर अजय कहना शुरू करते हैं, आपके बेटे हर्ष ने कल रात हमारे एक कांस्टेबल पर हमला किया और इंटेरोगेशन रूम से भागकर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हमारे एक ऑफिसर की कार लेकर जेल से फरार हो गया। हमने उसका पीछा किया, पर रास्ते में उसने गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो दिया और वो गाड़ी के साथ एक नदी में ही। नहीं, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अनिता जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ आंसुओं की एक लंबी सी धारा उनकी आंखों से बहना शुरू हो जाती है। जिस बेटे को उन्होंने इतना दर्द सहन करके जन्म दिया था वो आज उन्हीं की आंखों के सामने। अब अर्नव भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। वो इंस्पेक्टर अजय का कॉलर पकड़कर अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम? पता है तुम किसके बारे में कह रहे हो? पता है, हर्ष जिंदल, द फ्यूचर सीईओ ऑफ जिंदल इंडस्ट्रीज, समझे? वरुण और मुकेश जिंदल तुरंत ही इंस्पेक्टर को अर्नव से छुड़ाते हैं। वरुण जिंदल कहते हैं, भैया शांत हो जाए, पहले इनकी पूरी बात तो सुन लीजिए। वरुण जी की बात सुनकर अर्नव पहले से कुछ शांत हो जाते हैं। इंस्पेक्टर अजय अपने कपड़े ठीक करते हुए कहते हैं, देखिए जिंदल साहब, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए।
वो मिस्टर हर्ष गाड़ी के साथ पानी में गिर गए थे, लेकिन कल रात को दिल्ली में बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए आज नदी के पानी का बहाव बहुत तेज है। हमारी सर्च टीम उन्हें ढूंढ रही है और कुछ गोताखोर पानी में भी उतर कर चेक कर रहे हैं। और जिंदल साहब, आप एक बात ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करिए, ये नदी आगे जाके समंदर से मिलती है और अभी बारिश का मौसम है, इसलिए कम ही चांसेस है कि। इंस्पेक्टर कुछ देर रुक कर कहते हैं, इसीलिए चांसेस बहुत कम है कि हर्ष की बॉडी हमें मिले। अनिता ने जैसे इंस्पेक्टर की बात सुनी वो फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा हर्ष, मेरा बच्चा मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर, आप मुझे उसके पास ले चलिए, मैं अपने बच्चे को ढूंढूंगी, देखना वो जैसे मुझे देखेगा मेरे पास दौड़ा चला आएगा। घर की दूसरी औरतें आकर अनिता को शांत करने की कोशिश करती है, पर अनिता के आंसू तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अनिता की ये हालत देखकर अब अर्नव, जिन्होंने अब तक अपने आप को संभाल रखा था, उनकी आंखों से भी झड़झड़ आंसू बहने लगते हैं। कुछ देर बाद अनिता का रोना कम हो जाता है। वो अपने कांपती हुई जबान से सिर्फ इतना कह पाती है, ये जहाँ कहीं भी हुआ है मुझे वहाँ ले चलो प्लीज। कुछ देर बाद अनिता, अर्नव, उनका असिस्टेंट जतिन, हर्ष का दोस्त अमन, आकाश, इंस्पेक्टर अजय और उनके कांस्टेबल, ये सब उसी नदी के किनारे होते हैं। वो देखते हैं दूर दूर तक पानी में पुलिस की टीम्स बोट्स में बैठकर सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। कई गोताखोर बार बार पानी के अंदर बाहर आ जा रहे थे। कुछ देर बाद उन गोताखोरों की टीम में से 2 गोताखोर इंस्पेक्टर अजय के पास आकर कहते हैं, सर, लाश या कार का मिलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, आज पानी का बहाव बहुत तेज है। इंस्पेक्टर अजय अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। वो यही तो चाहता था कि हर्ष की लाश को कोई समंदरी जानवर खा ले ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। फिर भी वो निराश होने का नाटक करते हुए कहता है, ठीक है, पर तुम लोग कोशिश करते रहो। वो गोताखोर वहां से अपना सर हाँ में मिलाकर चले जाते हैं। अनिता, जो अब तक ये सुन रही थी, वो एकदम से तेज आवाज मिस्टर कहती है, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मैं जाकर अपने बैग 13 दुखों का पहाड़। अनिता, जो अब तक ये सुन रही थी, वो एकदम से तेज आवाज मिस्टर कहती है, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मैं जाकर अपने बच्चे को ढूंढूंगी। ये कहकर वो पानी की तरफ कूदने ही वाली होती है कि अर्नव उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, अनिता संभालो अपने आप को, तुम्हें क्या लगता है तुम पानी में कूदोगी तो हर्ष तुम्हें मिल जाएगा? बात समझने की कोशिश करो, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम अभी घर चलो। इंस्पेक्टर अजय भी उनके पास आकर कहते हैं, हाँ मिसेस जिंदल, आप घर जाए, हमें जैसे ही कोई अपडेट मिलती है हम आपको तुरंत ही इन्फॉर्म कर देंगे। अनिता तेज आवाज में कहती है, नहीं, मैं अपने बच्चे को लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अर्नव इंस्पेक्टर अजय को वहां से जाने का इशारा करते हैं। अर्नव और अनिता वही उस नदी के किनारे बैठकर पुलिस का सर्च ऑपरेशन देख रहे होते हैं। अनिता एक जिंदा लाश की तरह वहां बैठी थी, वो कुछ नहीं बोली और अर्नव भी उनसे कुछ नहीं कहते। सुबह से शाम होने को आई, लेकिन अब तक पुलिस के कुछ भी हाथ भी नहीं लगा। अनिता अर्नव के कंधे पर सर रख किसी जिंदा लाश की तरह अपने सामने का नज़ारा देख रही थी। वो हर्ष के बचपन से लेकर जवानी तक की सारी यादें याद कर रही थी। कैसे वो छोटा सा बच्चा उनकी जिंदगी में आया, उसका स्कूल जाते वक्त नखरे करना, एग्जाम्स में टॉप करने के बाद सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड अपनी माँ को दिखाना, कॉलेज जाते वक्त एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मांगना, उसकी वो दिल को मदहोश कर देने वाली दिलकश मुस्कान। अनिता धीरे से अर्नव से कहती है, अर्नव, हमारा बच्चा हमें छोड़कर चला गया क्या? अर्नव अनिता को अपने गले से लगाकर कहते हैं, नहीं अनिता, हमारा हर्ष बहुत बहादुर है, देखना वो जल्द ही लौटकर हमारे पास आएगा। वो बात कर ही रहे होते हैं कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो इस सर्च ऑपरेशन को लीड कर रहे थे उनके पास आकर कहते हैं, देखिए मिस्टर एंड मिसेस जिंदल, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, हमें अभी तो कुछ नहीं मिला है और हमारी टीम भी बहुत थक गई है। हम आज के लिए अपना सर्च ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, कल फिर से काम शुरू करेंगे, अभी आप प्लीज़ अपने घर जाए। ये कहकर वो ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। अर्नव अनिता से धीरे से कहते हैं, चलो अनिता, घर चलो, कुदरत के आगे न मैं कुछ कर सकता हूँ ना मैं। अनिता कहती है, नहीं, मैं अपने बच्चे को लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अर्नव अब अनिता की एक नहीं सुनते और सीधा उन्हें अपनी गोद में उठाकर वहाँ खड़ी अपनी गाड़ी में ले जाते हैं और ड्राइवर से घर चलने को कहते हैं। अनिता बहुत हाथ पाँव मारती है, पर अर्नव के सामने वो कुछ भी नहीं थी। कुछ देर बाद वो दोनों जिंदल मैंशन पहुंच जाते हैं। अनिता अब तक अर्नव की बाहों में ही सो चुकी थी। अर्नव उन्हें अपनी गोद में ही बिना उन्हें नींद से जगाए अपने कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद अनिता की नींद खुलती है। वो चिल्लाते हुए नींद से उठती है, हर्ष, हर्ष, मेरा बच्चा हर्ष, हर्ष कहाँ है? अर्नव, अर्नव, हमारा बच्चा किधर है? उसे मेरे पास लाइए, उससे कहिए ना मेरे पास आए, मैं इसको बहुत प्यार करूंगी, वो नाराज है मुझसे। अनिता एक साथ कई सवाल दाग देती है। वो एक सपना देख रही थी जिसमें हर्ष उनसे कहता है, मॉम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डैड, और मुझे मेरे लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाते हैं। अनिता फौरन अपनी नींद से उठ जाती है। अर्नव, जो अनिता के पास ही बैठे हुए थे, सख्त आवाज में कहते हैं, अनिता प्लीज़ संभालो अपने आप को, ये वक्त अपने खोने का नहीं है। पर वो मेरा बच्चा अर्नव, हमारा हर्ष। अनिता ये कहते ही फूट फूट कर रोने लगती है। अर्नव इस बार बड़े प्यार से अनिता को अपने गले से लगाकर कहते हैं,
वो जहाँ भी होगा ठीक होगा अनिता, डोंट वरी, वो जल्दी हमारे पास वापस आ जाएगा। अर्नव अनिता से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए अनिता से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। अनिता अब पहले से कुछ शांत थी, लेकिन जैसे ही अर्नव के मुंह से खाना खाने की बात सुनती है वो फिर से बौखला जाती है और कहती है, नहीं नहीं, जब तक मेरा हर्ष यहाँ आकर मेरे हाथों से खाना नहीं खा लेता मैं कुछ नहीं खाऊंगी, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अर्नव अनिता को इस बार झिंझोड़कर कहते हैं, अनिता संभालो अपने आप को, पुलिस अपना काम कर रही है। ये कहते हुए अर्नव की आंखों में हल्की सी नमी थी। आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता, मेरा हर्ष बिल्कुल ठीक है और देखना वो जल्द ही मेरे पास वापस आ जाएंगे। अनिता अपने आप को अर्नव से छुड़ाकर वॉशरूम में भाग जाती है और शॉवर ऑन करके फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। इसी तरह 3 दिन और बीत जाते हैं। पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखती, पर खराब मौसम होने के कारण उनके हाथ अब भी कुछ नहीं लगता। इन 3 दिनों में अनिता बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह अपने कमरे में पड़ी हुई थी, ना वो किसी से कुछ बोलती और ना ही किसी से बात करती, बस अपने बच्चे की याद में खोई रहती। अर्नव भी इन दिनों काफ़ी चुप चुप ही रहते। उन्होंने अपने कोई लोगों को हर्ष की तलाश में लगा रखा था, लेकिन उनके भी हाथ कुछ नहीं लगा। 3 दिन बाद एक दिन आकाश, समीर और कामिनी के कमरे में बैठकर वाइन पी रहे थे। आकाश वाइन का एक घूंट पीते हुए समीर से कहता है, यार समीर, ये हर्ष आखिर गया कहाँ? उसकी लाश या फिर वो गाड़ी मिल क्यों नहीं रही है? अगर कहीं वो जिंदा बच गया ना तो हमारे लिए मुसीबत, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। च14 मेरे चंदा 2 है कहा। समीर आकाश की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, अरे यार तुम कितने बड़े डरपोक हो, उसकी लाश को तो अब तक कोई समंदरी जानवर खा भी गया होगा, तुम भी ना फालतू में टेंशन लेते हो। देखा नहीं उस रात उसका कितना खून बह गया था? क्या तुम्हें लगता है कि कोई इतना ब्लड लॉस होने के बाद भी जिंदा बच सकता है? हाँ तो वो कार क्यों नहीं मिल रही? एटलीस्ट अब तक उसे तो मिल जाना चाहिए था ना, कार का तो कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ था ना? आकाश झल्ला कर कहता है, अरे वो इसलिए क्योंकि पीछे 1 हफ्ते से शहर में लगातार बारिश हो रही है और जिस नदी में हमने उसे फेंका था वो आगे जाकर समंदर में मिल जाती है। ऐसे में कार या लाश को ढूंढ निकालना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा है। तुम चिल करो और सेलिब्रेट करो आकाश, हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल चुका है, अब जिंदल ग्रुप्स हमारा है, हमारा। समीर आकाश की आश्वासन देते हुए बोलता है, हाँ लेकिन मैं जब तक हर्ष की लाश ना देख लूँ मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये कहकर वो तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। समीर कामिनी की तरफ देखकर कहता है, अब इसको क्या हुआ? कामिनी समीर को अपने ऊपर खींचते हैं और कहती है, छोड़ो ना उसे, क्यों ना हम इस जीत को अपने तरीके से सेलिब्रेट करें। ऐसा कहकर वो समीर के होठों को अपने होठों से जोड़ देती है और फिर कुछ देर में उन दोनों के कपड़े फ्लोर पर बिखरे होते हैं। इसी तरह देखते ही देखते 1 दिन और बीत जाता है, लेकिन अब तक हर्ष का कुछ पता नहीं चलता। अब उस हादसे को पूरे 4 दिन हो गए थे, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला। 4 दिन बाद एक शाम अनिता अपने कमरे में लेटी हुई थी। उनके हाथ में ग्लूकोज की ड्रिप लगी हुई थी, क्योंकि वो कुछ ठीक से खा नहीं रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी, ये तक कि वो 2 घंटे से ज़्यादा सो भी नहीं पा रही थी। अर्नव, जो कि अनिता के बेड के करीब रखे सोफे पर ही बैठकर एकटक अनिता को देख जा रहे थे, उनसे अब अनिता का ये हाल देखा नहीं जा रहा था। वो एकदम से कहते हैं, अनिता कब तक अपने आप को ऐसे तकलीफ देती रहोगी? अगर किस्मत में होगा तो हमारा हर्ष हमें वापस मिल जाएगा। ज़रा मुझे देखो, हर्ष मेरा भी तो बेटा है, पर मैंने कैसे अपने आप को संभाल कर रखा है। अनिता अब भी कुछ नहीं कहती, वो बस ग्लास विंडो के बाहर बिना अपनी पलकें झपकाए अपने आशियाने में लौट रहे परिंदों को देख रही होती है। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि कोई अर्नव और अनिता के रूम का दरवाजा नॉक करता है। अर्नव उठकर दरवाजा खोलते हैं। बाहर एक लड़की खड़ी थी जिसने एक वाइट टॉप और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। उसकी आंखों पर पावर का चश्मा था। वो कुछ हद तक अनिता जिंदल जैसी ही दिखती थी। उसकी आंखें हुबहू अर्नव जिंदल जैसी थी। वो कोई और नहीं, अर्नव और अनिता की सबसे छोटी बेटी शिवी जिंदल थी। उसे जैसे ही इन सब की खबर मिली वो फौरन इंडिया के लिए निकल गई थी। वो हर्ष के काफ़ी करीब थी। अर्नव अनिता दोनों ही उसको पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजने के खिलाफ थे, पर हर्ष ने उन्हें इसके लिए कन्विंस किया था। वो अर्नव को देखते ही उनके गले लगकर रोने लगती है। वो कहती है, डैड ये सब क्या हो गया? हर्ष भाई कहाँ है? अर्नव उसे रूम के बाहर ले जाकर कहते हैं, देखिए पुलिस अभी हर्ष को ढूंढ रही है, लेकिन बेटा प्लीज़ अपने आप को संभालो और अपनी माँ के सामने अभी हर्ष की कोई बात नहीं करना और रोना तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत मुश्किल से मैंने उसका रोना शांत हुआ है, तुम कैसे भी करके उसका ध्यान इन सब से भटकाओ। शिवी हमें अपना सर हिलाती है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। शिवी अनिता के साथ उनके बेड पर बैठकर कहती है, मॉम देखिए आपसे मिलने कौन आया है। आपकी शिवी। अनिता शिवी की आवाज़ सुनकर एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो शिवी के गले लग के फिर से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती, शिवी मेरी बच्ची तू आ गई, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू देखना अब जल्द ही हर्ष भी हमारे पास आ जाएगा, फिर हम सब हमेशा साथ रहेंगे। अपनी माँ की ये बात सुनकर शिवी ने जो आंसू अब तक रोक रखे थे वो एकदम से बाहर बहने लगते हैं। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। अर्नव ने भी अनिता की ये बात सुनी थी। ये बात सुनकर तो उनका दिल भी पसीज कर रह गया। आज वो खुद को कितना हारा हुआ महसूस कर रहे थे। उनके पास दुनिया भर की दौलत थी, लेकिन वो आज उनके किसी काम की नहीं थी।
अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि एकदम से अर्नव का फ़ोन बजने लगता है। वो देखते हैं कि इंस्पेक्टर अजय उन्हें फ़ोन कर रहे हैं। अपने फ़ोन पे पुलिस का फ़ोन आता देख अर्नव के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। वो शिवी और अनिता से दूर जाकर फ़ोन रिसीव करते हैं। फ़ोन के दूसरे तरफ से आवाज़ आती है, हेलो मिस्टर जिंदल, क्या आप अभी यह एक्सीडेंट स्पॉट पर आ सकते हैं? क्या हुआ इंस्पेक्टर, क्या कुछ पता चला? अर्नव बस इतना ही कह पाते हैं, इससे आगे कुछ बोलने की हिम्मत उनसे नहीं हो रही थी। देखिए मिस्टर जिंदल, आप पहले यहाँ आइए, मैं इस वक्त आपको फ़ोन पे कुछ नहीं बता सकता। ये कहकर वो कॉल काट देते हैं। अर्नव पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं अनिता उनके पीछे ही खड़ी उनकी बात सुन रही है। वो अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहती है, क्या हुआ अर्नव, हर्ष मिला? कहिए ना। अर्नव कुछ देर चुप रहकर कहते हैं, इंस्पेक्टर अजय ने हमें एक्सीडेंट स्पॉट पर बुलाया है, कुछ शायद उनके कुछ लगा है। अनिता फट से कहती है, हाँ तो चलिए हम चलते हैं। नहीं तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अर्नव अनिता का सर अपने सीने से लगाकर कहते हैं। अनिता उनसे खुद को छुड़ाते हुए कहती है, नहीं मैं भी चलूंगी, मुझे मेरे बच्चे को देखना है। अनिता की जिद देखकर अर्नव एक गहरी सांस लेकर अपना सर धीरे से हाँ में मिलाते हैं। 15 क्रिटिकल कंडीशन। कुछ देर बाद अर्नव, अनिता और शिवी एक्सीडेंट स्पॉट के पास होते हैं। इंस्पेक्टर अजय वही खड़े अपने सामने का नज़ारा देख रहे होते हैं। सामने एक मारुति सुजुकी कार बड़ी ही बुरी हालत में पड़ी होती है, लेकिन उसमें हर्ष का कोई नामो निशान नहीं था। अनिता कहती है, इंस्पेक्टर साहब क्या है ये, और हर्ष कहाँ है? इंस्पेक्टर अजय कहते हैं, ये वही कार है जिसमें हर्ष पुलिस स्टेशन से फरार हुआ था। हमें इतने दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद बड़ी मुश्किल से ये हाथ लगी है। ये समंदर में काफ़ी अंदर डूबी हुई मिली। इस बार अर्नव कहते हैं, अरे तो हम इसका क्या करें? आप हमें बस इतना बताइए कि हर्ष का कुछ पता चला या नहीं। इंस्पेक्टर कुछ देर की खामोशी के बाद कहता है, देखिए हमें जिस हालत में ये गाड़ी मिली थी उससे यही लगता है कि हर्ष। इंस्पेक्टर अपनी बात पूरी करने से पहले कुछ देर रुक जाता है, फिर कहता है, उससे तो यही लगता है कि हर्ष को किसी समुद्री जानवर ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरा बेटा जिंदा है और वो बिल्कुल ठीक है। अनिता इंस्पेक्टर की बात पूरी होने से पहले ही तेज आवाज में कहती है। इंस्पेक्टर एक गहरी सांस लेता है, फिर कहता है, देखिए मिसेस जिंदल, अब हम आपको और झूठी उम्मीद नहीं दे सकते। अनिता इंस्पेक्टर की बात सुनकर शिवी के गले लग के जोर जोर से रोने लगती है। इंस्पेक्टर अर्नव की तरफ देखकर कहता है, देखिए मिस्टर जिंदल, अब हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। पुलिस पानी इतना ज़्यादा गहरा है कि हमारे कुछ प्रोफेशनल और अनुभवी डाइवर्स कह रहे हैं कि उसकी लाश मिलने की उम्मीद भी बहुत कम है। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, हम इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। पुलिस स्टेशन में दूसरे केसेज भी पड़े हुए हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अर्नव एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, क्या अब कोई उम्मीद नहीं है? इंस्पेक्टर अपना सर धीरे से नामे मिलाते हैं। अर्नव कहते हैं, ठीक है, अब आप ये ऑपरेशन बंद कर दीजिए। वैसे भी अब अगर उसकी लाश मिली तो उससे अनिता और बाकी घर वाले दुखी ही होंगे। इंस्पेक्टर एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मिस्टर जिंदल, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। माई डीप कंडोलेंस टू यू, प्लीज़ मिसेस जिंदल को संभालिए। ये कहकर वो अर्नव और अनिता को वही छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। फिर अर्नव भी कुछ देर बाद शिवी और अनिता को लेकर अपने घर चले जाते हैं। समय का पहिया बहुत तेजी से अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता है और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। इन 6 महीनों में वो पहले वाली हंसती खेलती अनिता जिंदल तो कहीं खो ही गई थी। वो अब ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही बिताने लगी थी। अब अर्नव, शिवी और आकाश के अलावा किसी और घरवाले से बात भी कहीं करती थी। वो खाना भी अपने कमरे में खाती थी। हालांकि अर्नव ने सबको घर में हर्ष का नाम लेने से मना किया था और वहाँ से हर्ष की सारी फोटोज भी हटवा दी थी, फिर भी वो उसकी यादें अनीता के दिल से नहीं निकाल पा रहे थे। एक लेडी डॉक्टर को उनके लिए अपॉइंट किया गया था जो 24 घंटे जिंदल मैंशन में रहकर उनका ख्याल रखती, क्योंकि अनिता को उस हादसे के बाद नींद आने में काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि अनिता हर्ष की मौत का जिम्मेदार खुद को समझती थी। काश उस दिन उन्होंने पुलिस को हर्ष को अरेस्ट करने से रोक लिया होता। काश उस दिन उन्होंने अर्नव के आने का इंतजार किया होता। आज भी वो अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही थी। वो बिस्तर पर लेटकर खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी। अर्नव जो बिल्कुल उनके पास खड़े होकर उनकी घूर रहे थे, एकदम से उनका हाथ पकड़ के उन्हें बिस्तर से ज़बरदस्ती उठाते हैं। अनिता अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहती है, अर्नव छोड़िए मुझे, आप कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना। अर्नव कुछ नहीं कहते और उन्हें खींचते हुए कमरे के बाहर लेकर आते हैं और नीचे की तरफ इशारा करते हैं जहाँ पूरी जिंदल फैमिली बैठकर खाना खा रही होती है। सब एक दूसरे से बिना कुछ बात किए बस खाना खाए जा रहे थे। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। अर्नव कहते हैं, देखो ज़रा इन लोगों को, ये हंसते खेलते लोग तुम्हारी वजह से पिछले 6 महीनों से कितने उदास है। अनिता तुम्हें पता है ये लोग तुम्हारे हाथ का बना खाना, तुम्हारी वो खिलखिलाती हंसी, तुम्हारी वो दिल को छू लेने वाली बातों को कितना मिस करते हैं। अनिता तुम एक बात बताओ, क्या हर्ष जहाँ भी होगा वो तुम्हें इस हाल में देखकर खुश होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले सफ़र कर रही हो? अरे तुम्हारे साथ ये सब लोग भी कर रहे हैं।
अनिता, तुम भूल गई क्या कि तुम्हारे 2 बच्चे और भी हैं? मेरे लिए न सही तो तुम्हें कम से कम उनके लिए तो जीना ही पड़ेगा। अनिता, तुम भूल गई क्या तुम्हें अभी शिवी की शादी करवानी है, फिर उसके बच्चों के साथ खेलना भी तो है ना? अनिता को भी अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने दुख में तो ये बात भूल ही गई थी कि इसमें इन सब लोगों की क्या गलती, इनको किस बात की सजा मिल रही है। वो अर्नव के गले लगकर कहती है, आई एम सॉरी अर्नव, मैं अपने गम में तो ये सब तो भूल ही गई थी। अर्नव एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उनके सर पर थपकी मारते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, अब बस कल हम सबको अपने हाथों से बने आलू के पराठे बनाकर खिलाओ। पता है हमने कितने दिनों से तुम्हारे हाथों के आलू के पराठे नहीं खाए हैं। अनिता मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है। अगले दिन जिंदल मैंशन में हर तरफ आलू के पराठों की खुशबू बिखरी हुई थी। हर कोई वो खुशबू सूंघकर नाश्ते आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन हैरानी तो सबको तब होती है जब वो अनिता जिंदल को नाश्ते की प्लेट लाते हुए देखते हैं। वो भी चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ। सबको लगा कि वो कोई सपना देख रहे हैं। अवनी जिंदल कहती है, भाभी आप। अनिता एक लंबी सी मुस्कुराहट के साथ सबको पराठे परोसते हुए कहती है, हाँ मैं अब हम जो हो चुका है वो बदल तो नहीं सकते ना, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब से हम सब पहले की तरह एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। शिवी एक्साइटेड होते हुए कहती है, यो दैट्स लाइक माई मॉम, इसी बात पे मुझे एक पराठा और दीजिए। अनिता उसकी प्लेट में एक की जगह 2 पराठे रख देती है। सब हंसी खुशी नाश्ता करते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। उस रात अनिता को नींद भी बिना किसी दवाई के आती है। उस दिन के बाद जिंदल मैंशन किसी ने भी हर्ष का नाम भी नहीं लिया। उस दिन के बाद वहाँ सब पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं। क्या यही है इस कहानी का अंत, या फिर कोई आगे कोई और नया ट्विस्ट आएगा? क्या हुआ था हर्ष के साथ? 16 वो अभी जिंदा है। उस हादसे को अब पूरे 10 महीने हो गए थे। सब कुछ अब पहले जैसा हो गया था। 10 महीने बाद पुणे के बत्रा लाइफ केयर हॉस्पिटल में के एक सीक्रेट वार्ड में, जहां काफी अंधेरा था, तकरीबन 6.5 फीट का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 23 साल होगी, सर से लेकर कमर तक पट्टियों में लिपटा हुआ था। उसके सुंदर चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और उसके आसपास कई तरीके की मेडिकल मशीनें लगी हुई थी जो उसके जिंदा होने की गवाही दे रही थी। उस आदमी को वहां सीक्रेटली रखा गया था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और कहां से आया है, और बहुत कम लोगों को पता था कि उस रूम में कोई एडमिट भी है। तभी एक हल्की सी आवाज के साथ उस कमरे का दरवाजा खुलता है। एक 29 से 30 साल का सांवला सा आदमी जो हुलिये से एक डॉक्टर लगता है, और उसके साथ एक 50 से 55 साल का एक आदमी जिसने आर्मी यूनिफॉर्म पहन रखी थी, धीरे से अंदर आते हैं। वो डॉक्टर उस लड़के का रूटीन चेकअप करने लगता है। कुछ देर चेकअप करने और वहां चल रहे डिजिटल कंप्यूटर पर उस लड़के की गतिविधियों को अच्छे से डिस्नोस करने के बाद वो दोनों आदमी उस कमरे से बाहर आते हैं और फिर उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। वो डॉक्टर, जिसका नाम दिनेश कपाड़िया था, वो अपने सामने खड़े इंसान से कहता है, सर इसकी हालत में तो 1% भी सुधार नहीं आया सर। आप जैसे इसे 10 महीने पहले लाए थे तब जैसी इसकी हालत थी बिल्कुल अभी भी वैसे ही है। ये अब तक सिर्फ वेंटिलेटर के सहारे जिंदा है। अगर आप इसका ऑक्सीजन मास्क निकल दोगे तो ये 1 मिनट में ही दम तोड़ देगा। सामने खड़ा आर्मी ऑफिसर अपनी दमदार आवाज में कहता है, डॉक्टर कपाड़िया, पिछले 10 महीनों में आप ये बात मुझे 100 बार बता चुके हैं। अरे तो और क्या करूं सर, मेरा काम तो लोगों को सच बताना ही है। डॉक्टर कपाड़िया अपने दांत दिखाते हुए जवाब देता है, अच्छा वो सब छोड़िए और मुझे इसकी सही प्रोग्रेस रिपोर्ट बताए। और हाँ, आपको तो पता ही है मुझे अपना टाइम वेस्ट करने वाले लोग ज़रा भी पसंद नहीं है। वो आर्मी ऑफिसर जिनका नाम मोहन बत्रा था वो इस बार सख्त लहजे में कहते हैं। डॉक्टर दिनेश अपना थूक निगलते हुए कहता है, ठीक है चलिए मेरे केबिन में बताता हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों डॉक्टर दिनेश के केबिन में होते हैं। डॉक्टर दिनेश कहते हैं, देखिए सर, इस लड़के को जिसको आप ये लाए हो, इसकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें इसके परिवार वालों या दोस्त या रिश्तेदार में से किसी से जल्द कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, वरना अगर इसे कुछ हो गया और फिर कल गए इसे कोई इसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया तो हम क्या जवाब देंगे। मोहन बत्रा इस प्रस्ताव की सिरे से नकार देते हैं। वो कहते हैं, नहीं डॉक्टर, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। पर क्यों? कैप्टन मोहन की आंखों के सामने 10 महीने पहले का भयानक मंजर आ जाता है। फ्लैशबैक 10 महीने पहले। कैप्टन मोहन बत्रा उस दिन अरेबियन सी में इंडियन नेवी ऑफिसर निखिल कश्यप और उनकी टीम के साथ किसी मुद्दे पर मीटिंग कर रहे थे। तब अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक 80-90 टन वजनी ब्लू व्हेल आ जाती है। वो ब्लू व्हेल अजीब हरकतें कर रही थी, जैसे उसके पेट में कुछ फंस गया हो। कैप्टन मोहन को कुछ अजीब लगा पर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो देखते हैं कि उस व्हेल ने अपने मुंह से कुछ बाहर फेंक देती है और फिर समंदर के अंदर वापस चली जाती है। इस बार कैप्टन मोहन का शक यकीन में बदल जाता है। वो जल्दी से शिप में मौजूद डाइवर्स को पानी में कूदकर देखने के लिए कहते हैं। जल्द ही 3 प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स पानी में उतरते हैं और उस ब्लू व्हेल की फेंकी हुई चीज़ को खोजने लगते हैं, और उन्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। वो देखते हैं कि 22 से 23 साल का जवान लड़का जिसके कपड़े फटे हुए हैं और वो ऊपर से नीचे तक खून से सना हुआ है। जी हाँ, ये कोई और नहीं, हमारा हीरो हर्ष जिंदल ही है। वो तीनों डाइवर्स जल्दी से हर्ष को खींचकर पानी से बाहर लाते हैं। मोहन बत्रा जैसे हर्ष का चेहरा देखते हैं, उन्हें अपने बेटे समर की याद आ जाती है जो ऐसे ही समंदर में गिर के मरा था।
वो जल्दी से शिप में मौजूद डॉक्टर्स को हर्ष चेक करने के लिए कहते हैं। किस्मत से अभी भी हर्ष की सांसें हल्की हल्की चल रही थी। वो तुरंत ही पास में मौजूद हॉस्पिटल में हर्ष को एडमिट करवाते हैं। 12 घंटों तक ऑपरेशन होता है। पूरे ऑपरेशन के दौरान मोहन ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही रहे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले ने उन्हें उनका बेटा लौटा दिया। फिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर्स की एक टीम बाहर आती है। एक सीनियर डॉक्टर मोहन से कहता है, कैप्टन मोहन, इट वाज अ मिरेकल, वरना इतना कुछ होने के बाद भी ये आदमी अब तक जिंदा है। कांट बिलीव इट। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने इसको मिलकर मारा है। वो जरूर इसको जान से मारना चाहते थे और फिर सबूत मिटाने के लिए इसको समंदर में फेंक दिया, बट थैंकफुली ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। मोहन डॉक्टर की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। अभी मोहन अच्छे से खुश हुए भी नहीं थे कि डॉक्टर उनकी खुशी पर पानी फेरते हुए कहता है, हाँ लेकिन ये अभी कोमा में है और कोमा से कब बाहर आएगा या आएगा भी नहीं ये नहीं कहा जा सकता। मोहन हैरान होते हुए कहते हैं, पर ये कोमा में कैसे गया? जिन लोगों ने इसको मारा है उन लोगों ने इसके सर के पीछे वाले हिस्से पर बार बार किसी भारी हथियार या आयरन रॉड से वार किया था, जिसकी वजह से ही गॉट मल्टीपल इंजरीज ऑन हिज ब्रेन। 17 मौत और जिंदगी के बीच। कैप्टन मोहन अब भी डॉक्टर दिनेश के साथ उनके केबिन में मौजूद थे। मोहन कहते हैं, नहीं, हम इसे अभी उसे दुनिया के सामने नहीं ला सकते। अगर हमने ऐसा किया तो उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। डॉक्टर दिनेश हैरान होकर कहते हैं, पर क्यों? मोहन बत्रा अपनी जगह से उठ जाते हैं। फिर कुछ सोचकर बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जिस हालत में हमें मिला था उससे तो यही पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने इसे जान से मारने की पूरी कोशिश की थी। अगर हम इसे ऐसे ही किन्हीं गलत हाथों में सौंप दिया तो इसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। डॉक्टर दिनेश कहते हैं, ओ तो इसलिए आपने इसे पिछले 10 महीनों से यहाँ छुपा कर रखा है और किसी बाहर के आदमी को वहाँ जाने से मना किया है? मोहन हाँ में अपना सर हिलाते हैं। फिर कहते हैं, इसीलिए हमें इसके होश में आने का इंतजार करना होगा जब तक वो हमें अपने बारे में नहीं बता देता कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसका वो हाल किसने किया था। हमें उसे दुनिया से छुपा कर रखना होगा। डॉक्टर दिनेश कहते हैं, ओके, पर क्या आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की? वो कौन है? मोहन एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, हाँ मैंने कोशिश तो की, पर इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। बहुत सारे पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो सर्कुलेट करवाई पर किसी ने भी इसे पहचानने से इनकार कर दिया। दरअसल इंस्पेक्टर अजय ने हर्ष के एक्सीडेंट के बाद उसके केस की फाइल को अपने ही पुलिस स्टेशन में दबा दिया था और किसी भी और पुलिस स्टेशन में हर्ष की फोटो सर्कुलेट नहीं करवाई, ताकि अगर किसी को हर्ष की लाश किसी को मिले भी तो कोई उसे ना पहचाने, ताकि उसके आकाश और समीर के खिलाफ कोई सबूत ना बचे। दिनेश कहता है, हाँ तो फिर ये आया कहाँ से? आसमान से टपका क्या? डॉक्टर दिनेश की ये बात सुनते ही मोहन बत्रा उसकी तरफ एक तीखी नज़र से देखते हैं तो दिनेश हड़बड़ा कर कहता है, सॉरी सर, वो तो मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। दिनेश टॉपिक बदलते हुए कहता है, वैसे सर आपने देखा वो लड़का कितना हैंडसम है, जैसे किसी रियासत का राजकुमार। मुझे तो लगता है कि उसकी खूबसूरती से जलकर ही उसके कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स ने उसका ये हाल किया होगा। मोहन, उनकी मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ऐसे सीरियस मैटर्स में तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताइए कि उसे कब तक होश आ सकता है? दिनेश कुछ देर तक कुछ सोचता है, फिर कहता है, देखिए सर, अस कभी वो मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो बचेगा भी या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि उसे आज के आज ही होश आ जाए और ऐसा भी हो सकता है उसे 5-10 साल बाद होश आ जाए और ऐसा भी हो सकता है किसी उसे कभी होश। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मोहन बत्रा कुछ समय जमीन को घूरते हैं, फिर डॉक्टर मोहन से कहते हैं, ठीक है डॉक्टर, टेक केयर ऑफ हिम। आप ऐसा समझिए कि वो मेरा ही बेटा है। वो कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। डॉक्टर दिनेश उन्हें जाते हुए देखते हुए अपने मन में कहते हैं, एक अनजान लड़का जिसका कोई अता पता भी नहीं है, उसके लिए इनके दिल में इतनी हमदर्दी। लगता है आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। कुछ और दिन बीत जाते हैं लेकिन ना तो हर्ष की हालत में कोई सुधार आता है और ना ही मोहन बत्रा हर्ष की असली पहचान के बारे में कुछ पता लगा पाते हैं। अब हर्ष के साथ वो हादसा हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया था। जिंदल मेंशन में भी अब सब ठीक था। अर्नब जिंदल ने आकाश जिंदल को जिंदल इंडस्ट्रीज का नया वाइस प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्हें अपने दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला लेना पड़ा था। अब हर्ष का एक एक्सीडेंट हुए तकरीबन 15 महीने बीत चुके थे। वैसे तो उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ था, पर आज सुबह से उसकी बॉडी हल्का हल्का रिस्पॉन्स कर रही थी। इस वक्त रात के 11:30 बजे थे। एक सीनियर नर्स जिसका नाम सोनाक्षी था, जिसको हर्ष की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था, वो हर्ष के वार्ड में आकर हर्ष की इन्फ्यूजन बॉटल में कोई दवाई इंजेक्ट करके वहां से जाने ही लगती है कि उसे कुछ अजीब लगता है। उसे लगता है कि उसने हर्ष के शरीर में कोई हलचल होते हुए देखी, पर उसे लगता है उससे वहम हुआ है। वो वहां से ज़्यादा ध्यान दिए बगैर निकल जाती है। अगले दिन वो नर्स फिर आकर हर्ष को चेक करती है। इस बार उसका शक यकीन में बदल जाता है जब वो देखती है कि हर्ष के दाएं हाथ की 2 उंगलियां में कुछ मूवमेंट हो रही है। ये देख के उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो पिछले 1 साल से बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह हर्ष का ख्याल रखती थी। वो दौड़कर डॉक्टर दिनेश के केबिन में जाती है। डॉक्टर दिनेश उसे ऐसे जल्दबाजी में देखकर मजाकिया अंदाज में कहते हैं, अरे सिस्टर, ऐसे भागते हुए कहाँ जा रही हो?
कोई भूत पड़ गया क्या तुम्हारे पीछे? सोनाक्षी हाँफते हुए कुछ कहने की कोशिश करती है पर उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाता है, डॉक्टर वो उसे क्या क्या कह रही हो, साफ साफ कहो। सोनाक्षी एक गहरी सांस लेकर अपने दिल पे हाथ रखकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने के बाद कहने लगती है, डॉक्टर वो लड़का, उस लड़के को जिसे हम सीक्रेटली ट्रीट कर रहे हैं, जो कोमा में था। हर्ष का जिक्र सुनते ही डॉक्टर दिनेश, जो अब तक मजाक के मूड में थे, एकदम से सीरियस हो जाते हैं और अपनी जगह से खड़े होकर बोलने लगते हैं, हाँ उसे क्या, वो ठीक तो है ना? सोनाक्षी एक लंबी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, हाँ सर वो ठीक है, एंड वोंट बिलीव इट, आज मैंने उसके शरीर में हल्की हल्की मूवमेंट होते हुए देखी। डॉक्टर दिनेश को तो सोनाक्षी की बात पर एक पल के लिए यकीन ही नहीं होता। वो पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से हर्ष का इलाज कर रहे थे, पर उसके शरीर ने इतने टाइम में कभी भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। ये उनके करियर की सबसे बड़ी कामयाबी होती। उन्होंने एक पेशेंट को मौत के मुंह से बाहर निकल लाए। चैटीन मैं कौन हूँ? न सोनाक्षी और दिनेश अभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सोनाक्षी कहती है, अरे सर आप सोच क्या रहे हैं, जल्दी चलिए और उसे चेक कीजिए। हाँ चलो। कुछ देर बाद वो दोनों हर्ष के वार्ड में होते हैं। डॉक्टर दिनेश हर्ष की सारी गतिविधियों को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद कहते हैं, यस सोनाक्षी यू वे राइट, इसका हार्ट और ब्रेन दोनों रिस्पॉन्स करने लगे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द इसे होश आ जाएगा। डॉक्टर दिनेश और सोनाक्षी की आंखों में इस वक्त एक अलग ही चमक थी। हालांकि उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया था, पर ऐसी खुशी उन्हें आज पहली बार महसूस हो रही थी। दिन बीतते जा रहे थे और हर्ष की तबीयत अब बेहतर से बेहतर होते जा रही थी, पर अब तक उसे होश नहीं आया था। एक दिन डॉक्टर दिनेश और सोनाक्षी एक साथ खड़े हर्ष की हालत को ऑब्जर्व कर रहे थे। सोनाक्षी कहती है, सर 1 हफ्ता हो गया है, अब तक इसको होश क्यों नहीं आ रहा है? आपने उस दिन तो कहा था अब इसे जल्द ही होश आ जाएगा। डॉक्टर दिनेश अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहता है, इसके साथ सब कुछ ठीक है, पर पता नहीं क्यों इसे अब तक होश क्यों नहीं आ रहा है। इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है अगर इसे आज शाम तक होश नहीं आया तो शायद तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। सोनाक्षी दिनेश की बात सुनकर घबरा जाती है और हर्ष के उस इनोसेंट और मुरझाए हुए चेहरे की तरफ देखकर मन में उसके लिए प्रार्थना करने लगती है। उसी शाम के 3:30 बजे सोनाक्षी जब हर्ष का रूटीन चेकअप करने उसके कमरे में एंटर करती है तो अपने सामने का नज़ारा देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसके मुंह से एक हल्की चीख निकल जाती है। डॉक्टर दिनेश जो उसी तरफ आ रहे थे, सोनाक्षी की चीख सुनकर तेज कदमों से हर्ष के वार्ड के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल उनके सामने हर्ष अपने पूरे होश व हवस में बेड पर बैठा उन्हें ही अजीब नज़रों के साथ एकटक घूरे जा रहा था। कोष्टक फ्लैशबैक आधे घंटे पहले। हर्ष के शरीर में हलचल होने लगती है। इस बार ये हलचल पहले से कुछ ज़्यादा होती है। इस बार हर्ष का पूरे शरीर में एक साथ मूवमेंट होने लगती है। फिर पूरे 1 साल बाद हर्ष धीरे धीरे अपनी काली गहरी और आकर्षित आंखें खोलता था। होश में आने के बाद पहले 10-15 मिनट तक तो वो सिर्फ अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि वो एक अंधेरे कमरे में है जिसमें सूरज की रोशनी खिड़की पे लगे पर्दों को चीरते हुए अंदर आ रही है। हर्ष एकदम से उठकर बैठ जाता है। उसने जब खुद की हालत पर नज़र डाली तो उसे दिखता है कि उसने इस समय हॉस्पिटल का गाउन पहन रखा है। उसके सर पे एक बड़ी सी पट्टी लगी हुई है, एक हाथ में ड्रिप और तकरीबन पूरे शरीर में ज़्यादातर जगहों पर बैंडेजेस लगी हुई थी। फिर उसने देखा कि एक 35 से 40 साल की औरत जिसने नर्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो जिस कमरे में था उसके दरवाजे पे खड़ी है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही घूर रही है। और फिर वो एकदम से अपना गला फाड़कर चिल्लाती है। डॉक्टर दिनेश हिम्मत करके धीरे धीरे हर्ष के बेड के करीब जाते हैं और अपनी कपकपाती आवाज में कहते हैं, तुम्हें होश आ गया? अरे वाह, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हर्ष कुछ देर तक बस डॉक्टर दिनेश को घूरता है, फिर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे हुआ क्या था और ये कौन सी जगह है? डॉक्टर दिनेश अपनी कमर पे हाथ रख कर कहते हैं, अच्छा बच्चू, इस जगह को नहीं जानते? ये वही जगह है जहां तुम पीछे 1 साल से भी ज़्यादा समय से आराम फरमा रहे हो और हम सब तुम्हारी सेवा में लगे हैं। वॉट, पिछले 1 साल से? हर्ष के मुंह से हैरानी से बस इतना ही निकल पाता है। हाँ, पिछले 1 साल से तुम कोमा में थे, आज जाकर तुम्हें होश आया है। वो हर्ष के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं। हर्ष अब भी कंफ्यूज था। वो कहता है, पर मैं कोमा में गया कैसे और मुझे हुआ क्या था, और सबसे बड़ी बात कि मैं। इसके आगे हर्ष के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। उसे इस बात का एहसास होता है कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। वो अपने दोनों हाथों से अपना सर दबाने लगता है जिसमें बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर दिनेश कहते हैं, अब वो तो तुम्हें ही हमको बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या हुआ था। चलो बताओ, कौन हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे साथ वो सब किसने किया था, और तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर? हर्ष अपने हाथों से अपना सर दबाते हुए इरिटेट होते हुए कहता है, अरे जब मुझे ही ये सब याद नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? डॉक्टर दिनेश हर्ष की बात सुनकर हैरान हो जाती है। सोनाक्षी भी अब तक उन दोनों की सारी बातें सुन चुकी होती है। वो डॉक्टर दिनेश के पास आकर कहती है,
सर इसे तो अपने बारे में तो कुछ भी नहीं पता लगता है, इसके सर पे लगा चोट काफ़ी गहरी थी। डॉक्टर दिनेश हमें अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर इसे अपने बारे में कुछ याद नहीं है तो हम इसके घरवाले को ढूंढेंगे कैसे? लगता है हम कैप्टन मोहन को बुलाना पड़ेगा। तकरीबन 1 घंटे बाद मोहन बत्रा हर्ष के वार्ड के बाहर होते हैं और डॉक्टर दिनेश से कुछ बात कर रहे थे। डॉक्टर दिनेश कहते हैं, सर इसे होश आ गया है और अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब हम इसके घर वालों का पता कैसे लगाएं? मोहन बत्रा कुछ देर खामोश रहने के बाद कहते हैं, कोई बात नहीं, जब तक इसे अपने बारे में सब कुछ याद नहीं आ जाता ये तब तक के लिए मेरे साथ रहेगा। ये कहकर वो वार्ड के अंदर चले जाते हैं। 19 मुझे जाना होगा। मोहन बत्रा जब वार्ड के अंदर जा रहे थे, दिनेश उन्हें पीछे से टोक कर कहता है, रुकिए सर, आप पूरी बात तो सुनिए। मोहन दिनेश को आगे कहने का इशारा करते हैं। सर कुछ देर पहले डॉक्टर मेहरा ने उसका चेकअप किया था, वो कह रहे थे कि वो डॉक्टर मेहरा पुणे के सबसे मशहूर न्यूरोसर्जन थे, उनकी कही हुई कोई भी बात आज तक गलत नहीं हुई थी। वो मेडिकल इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे। अरे वो क्या, जो कहना है साफ साफ कहिए, कैप्टन मोहन सख्त आवाज में कहते हैं। सर वो कह रहे थे कि इसके सर की चोट इतनी गहरी है कि इसकी याददाश्त वापस आने के सिर्फ 2% ही चांसेस है। अब ये शायद कभी भी अपनी पिछली जिंदगी और उससे जुड़े लोगों को याद नहीं कर पाए। मोहन एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, क्या कोई रास्ता नहीं है? डॉक्टर दिनेश कुछ सोचते हुए कहते हैं, हाँ एक रास्ता है। अगर इसकी पिछली जिंदगी से जुड़े हुए लोग अगर इसके सामने आ जाए तो शायद इसकी याददाश्त वापस आ सकती है। पर क्या? पर इसमें इसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हम ये नहीं जानते कि इसका दिमाग उस प्रेशर को हैंडल कर भी पाएगा या नहीं। मोहन इस पर कुछ नहीं कहते। दिनेश आगे कहता है, हाँ तो सर आप जब अंदर जाओ तो इसे इसकी पिछली जिंदगी के बारे में याद दिलाने की कोशिश मत करिए वरना। मोहन अपना सर हाँ में मिलाकर वार्ड का दरवाजा खोला। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो इंसान जो पिछले 15 महीनों से मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा था, आज उसने मौत को हरा दिया। उन्होंने देखा हर्ष बेड पर पीठ के बल बैठकर सूप पी रहा था और नर्स सोनाक्षी उसे सूप पीते चुपचाप देख रही थी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से हर्ष का ध्यान दरवाजे के पास खड़े मोहन बत्रा की ओर देखा। वो सूप पीते पीते अचानक रुक जाता है और उन्हें अपनी काली गहरी आंखों से स्कैन करने लगता है। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। उस सन्नाटे को सोनाक्षी की आवाज चीरती है। सोनाक्षी हर्ष को मोहन से परिचित करवाती है। ये कैप्टन मोहन बत्रा है, इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, यही तुम्हें समंदर से बचा कर लाए थे। मोहन सोनाक्षी को बाहर जाने का इशारा करते हैं तो वो उन दोनों को वहां अकेला छोड़कर चली जाती है। हर्ष कुछ देर मोहन बत्रा की आंखों में देखता है, फिर कहता है, मुझे नहीं पता मैं आपका ये एहसान कभी चुका पाऊंगा भी या नहीं, पर क्या आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, मैंने कोशिश की थी पर बदकिस्मती से मैं तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया। और तुम भी अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो, तुम अभी बस ठीक हो जाओ, फिर हम आराम से तुम्हारी असली पहचान के बारे में पता लगाएंगे। इसी तरह दिन बीतते रहे और हर्ष की हालत में सुधार आता गया। अब वो चलने फिरने और दौड़ने भागने के लायक भी हो गया था, पर अब वो हॉस्पिटल में ज़्यादा समय तक रह भी नहीं सकता था। उसके इलाज का सारा खर्चा कैप्टन मोहन ने उठाया था और वो अब इन पर और बोझ नहीं बनना चाहता था। एक दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर दिनेश के केबिन के बाहर कोई नॉक करता है। डॉक्टर दिनेश कहते हैं, कम इन। डॉक्टर दिनेश जब फाइलों में से नज़र हटाकर ऊपर देखते हैं तब उन्हें दिखता है कि उनसे मिलने हर्ष आया है। वो कहते हैं, अरे तुम यहाँ? हाँ डॉक्टर, मुझे लगता है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे डिस्चार्ज चाहिए। हर्ष थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी बात कहता है, डिस्चार्ज? आर यू श्योर? डॉक्टर दिनेश अपनी आंखें बड़ी बड़ी कहकर पूछते हैं, पर क्या हुआ डॉक्टर? अब मैं पूरी जिंदगी तो यहाँ नहीं रह सकता ना। आप लोगों ने मुझे ये रखा और मेरी जान बचाई, इसका एहसान तो मैं शायद जिंदगी भर ना चुका पाऊँ, पर अब मुझे लगता है कि मेरा यहाँ से चले जाना। हाँ ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, मैं तुम्हारी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ, पर तुम जाओगे कहाँ? अब जहाँ किस्मत ले जाए, हर्ष अपने कंधे उचकाते हुए कहता है। कुछ देर बाद हर्ष हॉस्पिटल से अपने डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करके अपना सामान निकल जाता है। उसके पास सामान के नाम पर बस 3 जोड़ी कपड़े थे। उधर डॉक्टर दिनेश जो कब से मोहन बत्रा को फ़ोन ट्राई कर रहे थे पर उनका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था। अब रात हो गई थी। हर्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और ये ठंड भरी रात कहाँ बिताए। कुछ देर चलने के बाद वो एक तालाब के किनारे रखा बेंच पर बैठ जाता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो आज की रात यही बिताएगा। कुछ देर बाद वो देखता है कि कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के एक 20-22 साल की लड़की जिसने येलो सलवार कमीज पहना था उसका पीछा कर रहे हैं और वो लड़की उनसे अपनी जान छुड़ाकर भाग रही है। हर्ष को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत उठकर उस लड़की और उन गुंडों के बीच अपने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। उन गुंडों का लीडर इतने लंबे चौड़े हैंडसम और ताकतवर आदमी को अपने सामने देखकर कुछ सा तबका जाता है, फिर कहता है, ए हीरो देख, आज की रात ये लाल छड़ी हमारी रात रंगीन करेगी, समझा?
तुझे चाहिए तो कल आना। हर्ष अब भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपनी खतरनाक आंखों से उस गुंडे को घूरता रहता है। वो लड़की डर के मारे हर्ष के कंधों से चिपकी हुई